एपिसोड 61। विद्युत सिंघानिया माया के साथ सिर्फ खेल रहा है। विद्युत ने कुछ पल की खामोशी के बाद अयांश से जीरो इमोशन के साथ कहा, तुम बस हर रात जल्दी सो जाया करो। उससे उस प्रोसेस को करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। विद्युत का जवाब सुनकर जहां अयांश की आंखें सिकुड़ गई, वही माया का दिमाग नम पड़ गया। पर माया ने जल्दी से अपना होश संभालते हुए उन दोनों की कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट करके कहा, बेबी, बस बातें बहुत हो गई। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको शावर दिला देती हूँ। माया के मुंह से शावर दिलाने वाली बात सुनते ही अयांश के कान खड़े हो गए। अयांश माया के सीने से लगते हुए बोला, मम्मा, मैं खुद से शावर ले लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अयांश की बात सुनकर माया के उसके बाल में हाथ फेरते हुए कहा, बेबी, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं देखूंगी, आप खुद से अपने कपड़े चेंज कर लेना, पर मैं आपको अकेले बाथरूम में नहीं भेजूंगी। आई प्रॉमिस, आप जब कपड़े चेंज करोगे तब मैं अपनी आंख कवर कर लूंगी। माया के बार बार बोलने पर अयांश अंत में उसके साथ बाथरूम में जाकर शावर लेने को रेडी हुआ। विद्युत उन दोनों के बाथरूम के अंदर जाने के बाद अपने स्टडी रूम में आया। वरुण पिछले 1.5 घंटे से स्टडी रूम में बैठा विद्युत के आने का इंतजार कर रहा था। विद्युत को देखते ही वरुण अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। विद्युत वरुण को एक नज़र देखने के बाद अपनी टाई एडजस्ट करते हुए अपने रिवॉल्विंग लेदर चेयर पर जाकर बैठ गया। उसने ब्लैक रेमंड बिजनेस सूट पहन रखा था। अपने कोल्ड और अनटचेबल ऑरा के बावजूद विद्युत उस फॉर्मल आउटफिट में बहुत चार्मिंग और अट्रैक्टिव दिख रहा था। विद्युत ने बैठने के बाद अपने 2 उंगली के इशारे से वरुण को बैठने के लिए कहा, तो वरुण उसका इशारा समझकर उसके ठीक सामने वाले चेयर पर बैठ गया। वरुण ने विद्युत की ओर देखा। उसके आंखों में अनगिनत सवाल और झिझक थी, मगर विद्युत से कुछ बोलने या पूछने की हिम्मत वरुण नहीं जुटा पा रहा था। विद्युत वरुण के मन में चल रहे उथल पुथल से अनजान नहीं था, मगर उसने जल्दी वरुण से कुछ नहीं कहा। विद्युत ने शिगार के पैकेट से मोटी चारकोल ब्लैक कलर शिगार निकालकर अपने दांतों के बीच फंसाया। उसके हर एक मूव में कामनेस और क्लास था। विद्युत ने अपनी शिगार बर्न की। उसके बाद विद्युत बगैर कुछ कहे शिगार का लंबा लंबा कस भरते हुए अपनी चेयर से टिक कर वरुण को इमोशनलेसली देखने लगा। विद्युत तकरीबन आधे घंटे तक बगैर कुछ कहे वरुण को देखता रहा। इस बीच उसने 3-4 शिगार स्मोक कर लिया था। विद्युत के भावहीन नजरों के नीचे भी वरुण को नर्वसनेस और सफोकेशन सी फील होने लगी थी। यहां तक कि एक वक्त के बाद अनजाने में ही वरुण के पैर तक कांपने लगे। विद्युत की नजरें वरुण पर ऐसी थी जैसे वरुण कोई इंसान नहीं सामना हो। विद्युत शिगार का लंबा लंबा कस भरते हुए कंटिन्यूअसली अपलक एक टक वरुण को देख रहा था। उसकी गहरी नीली आंखें बिल्कुल किसी वॉकिंग ओशन की तरह थी। उसकी सुंदरता, गहराई और उसमें छुपे रहस्यों का कोई अंत ही नहीं था। हर बीतते सेकंड के साथ वरुण की नर्वसनेस बढ़ती चली गई। उसका हैंडसम चेहरा भी धीरे धीरे डल पड़ते हुए एंग्जाइटी से भर गया। विद्युत की नजरें वरुण पर एग्जैक्ट ऐसी थी जैसे मरने के बाद यमराज के पास लोगों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। विद्युत के मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी नजरों के तले वरुण को धीरे धीरे करके अपने सारे बुरे काम और पाप याद आने लगे। अंत में अपने सारे बुरे काम याद करने के बाद वरुण को अपना वो पाप याद आया, जिसकी वजह से शायद विद्युत उसे इस वक्त ऐसे डरावने तरीके से देख रहा था। वरुण ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए अपना सलाइवा गटका। सिर्फ एक नज़र, बचपन से लेकर अब तक विद्युत की सिर्फ एक नज़र काफी होती थी वरुण की आत्मा में झांक कर उसके सारे पाप गिनवाने के लिए। वरुण ने जब अपना होठ अलगाकर कुछ बोलने की कोशिश की तब उसे एहसास हुआ उसके होठ आपस में फीविकोल की तरह चिपक गए हैं। वो चाहकर भी अपना होठ नहीं अगला पा रहा था। पूरे 1 घंटा बीत जाने के बाद विद्युत ने कामली वरुण से अपनी नजरें हटाई। अब तक वरुण का चेहरा सहित उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भर चुका था। विद्युत ने आखिरी शिगार का बट एस्ट्रे में स्मैश करने के बाद वरुण की ओर फिर से देखा। उसके पतले होठों हल्के खुले हुए थे और उसके बीच से शिगार का हल्का धुआं बाहर निकल रहा था। उसके आसपास भी शिगार का मिस्टीरियस धुआं फैला हुआ था, जो उसके स्टनिंग लुक को हॉरिफाइंग बना रहा था। विद्युत ने बारी बारी से अपनी उंगलियां वर्क डेस्क पर रखते हुए धीमे ठंडे लहजे में वरुण से कहा, तुम मेरे भाई हो, इसीलिए अब तक जिंदा हो। अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने मेरी वाइफ की ओर गलत इंटेंशंस के साथ नजर उठाकर भी देखा होता, तो इस वक्त उस इंसान का सर मुंबई शहर के बीचों बीच टंगा होता। विद्युत की आवाज धीमी थी, मगर उसके शब्दों ने वरुण के शरीर में गूसबम्स जेनरेट कर दिए थे। वरुण ने अपना पाप स्वीकारते हुए अपना सर किसी अपराधी की तरह झुका लिया। वरुण का सबसे बड़ा पाप था माया को प्रपोज करना। भले ही उसके हिसाब से माया विद्युत को डिवोर्स दे देने वाली थी, मगर जिस वक्त उसने माया से अपने दिल की बात कही थी, उस वक्त माया उसके बड़े भाई की वाइफ थी।
अपने बड़े भाई की वाइफ को प्रपोज करना। वरुण को खुद भी कहीं ना कहीं गलत लग रहा था, मगर अट्रैक्शन नाम के एक खतरनाक शब्द ने उसके सही गलत की समझ को उस वक्त खत्म कर दिया था। विद्युत अपना रिवॉल्विंग चेयर एलिजेंटली लेफ्ट राइट मूव करते हुए आगे उसी आकर्षक ठंडे लहजे में बोला, मिस्टर कपूर ने कल रात मुझे कहा था तुम बच्चे हो, तुम्हारा दिमाग भटक गया था। मैं आशा करता हूं उन्होंने जो कहा है वो सच हो, अगली बार से तुम मर्यादा में रहो। मिस्टर कपूर से विद्युत का इशारा अपने दादाजी की ओर था। कल रात उन्होंने ही विद्युत को कॉल किया था। विद्युत के मुंह से अपने दादाजी का जिक्र सुनकर वरुण ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाने के बाद अपना सर उठाकर विद्युत की ओर देखा। उसी वक्त विद्युत ने उससे शांत स्वर में कहा, घर जाओ वरुण, घर जाकर कुछ दिन रेस्ट करो। जी बड़े भाई। विद्युत से जाने की परमिशन मिलते ही वरुण के जान में जान आई। वरुण अपनी चेयर से उठा और वो सीधे स्टडी रूम से बाहर निकल गया। बाहर आने के बाद वरुण को अपने नाक के पास कुछ गीला महसूस हुआ। वरुण ने जब अपने नाक के पास छूकर देखा तब उसे एहसास हुआ एक्सट्रीम नर्वसनेस और एंग्जाइटी के कारण उसे नोज ब्लीडिंग होने लगी थी। अपने उंगली पर लगे ब्लड को देखने के बाद भी वरुण को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। पास्ट में कई बार तो वरुण विद्युत की सफिकेटिव नजरों की वजह से बेहोश तक हो चुका था। उसके लिए ये नोज ब्लीडिंग कोई बड़ी बात नहीं थी। वरुण आगे एक सेकंड भी उस विला में नहीं रुका। वो सीधे विला से बाहर आया और उसके बाद वो विद्युत के कहे मुताबिक सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गया ताकि वो घर यानी इंडिया वापस जाकर रेस्ट कर सके। दूसरी तरफ आर्या मैंशन, नताशा अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। उसके चेहरे पर कभी ना खत्म होने वाली घमंड भरी मुस्कान थी। जारा भी नताशा के साथ उस रूम में मौजूद थी। वो गुरूर भरी मुस्कान के साथ नताशा की रेडी होने में हेल्प कर रही थी। आज कंपनी में बोर्ड मीटिंग थी। कंपनी के लोगों के बीच आज ही ड्रीम एम्परर के नए प्रेसिडेंट और आर्य फैमिली के नेक्स्ट हेयर का चुनाव होने वाला था। एज एक्सपेक्टेड नताशा और जारा ने अब तक सभी बोर्ड मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को इम्प्रेस कर लिया था। कंपनी के ऑलमोस्ट सारे हायर एग्जीक्यूटिव्स नताशा के फेवर में थे। वो सभी आज नताश के लिए ही वोट करने वाले थे, इसीलिए नताशा और जारा आज बहुत ज्यादा खुश थी। रेडी होने के बाद नताशा अपनी मॉम की ओर पलटी। नताशा के पलटने के बाद जारा ने अपनी बेटी को ऊपर से नीचे तक प्यार भरी नजरों से देखा। नताशा ने व्हाइट लग्जूरियस बिजनेस सूट और ब्लैक हील्स पहन रखा था। उसके छोटे से चेहरे पर हल्की एक्सपेंसिव मेकअप के साथ ही कॉन्फिडेंस और मासूमियत के मिले जुले भाव थे, मगर उसकी सुंदर आंखें थोड़ी घबराहट और उलझन से भरी हुई थी। जारा ने प्यार से नताशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो नैट। आज कंपनी में तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अपनी एलिगेंस और कामनेस मत खोना। जारा का कॉम्प्लीमेंट सुनकर नताशा ने बगैर कुछ कहे अपना सर हाँ में हिला दिया। वो थोड़ी खोई हुई सी लग रही थी। अपनी बेटी का ऐसा ठंडा रिएक्शन देखकर जारा की भवें आपस में जुड़ गई। उसने नताशा के गाल पर हाथ रखते उससे पूछा, क्या कोई बात है नैड? तुम जब से पूल पार्टी से वापस आए हो तब से ही थोड़ी खोई खोई सी लग रही हो। क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अपने मॉम का सवाल सुनकर नताशा के माथे पर बल पड़ गया, पर उसने जल्दी से अपना एक्सप्रेशन ठीक करने के बाद अपनी मॉम से कहा, मॉम, मैं बस माया के बारे में सोच रही थी। आपको क्या लगता है मॉम, क्या वो सच में विद्युत सिंघानिया के साथ रिलेशनशिप में आ गई है? माया का जिक्र सुनते ही जारा की आंखों में नफरत के भाव उमड़ आए। जारा सार्कास्टिक स्माइल के साथ नताशा को जवाब देते हुए बोली, नैट, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब माया के पास कुछ भी नहीं है। उसके पास अब ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और ना ही कोई पहचान। विद्युत सिंघानिया अगर अभी उसके साथ रिलेशनशिप में है भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो माया से शादी कभी नहीं करेगा। वैसे भी माया बहुत भोली और बेवकूफ है। विद्युत सिंघानिया बस कुछ दिन उसके साथ खेलेगा और जब उसका मन भर जाएगा तब वो माया को किसी कचरे की तरह कहीं फेंक देगा। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। माया का अंत भयानक ही होगा। तुम बस वेट करो। अपनी मॉम की बात सुनने के बाद भी नताशा के चेहरे के उलझन भरे भाव में कोई खास बदलाव नहीं आया। नताशा ने कुछ पल सोचने के बाद जारा से पूछा, मॉम, क्या हो अगर विद्युत सिंघानिया सच में माया से शादी कर ले? आप जानती है वो कैसे इंसान है। अगर उसने माया के लिए हमसे रिवेंज लिया तो हम क्या करेंगे? नताशा का सवाल सुनकर जारा के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आईं। बताने की जरूरत नहीं थी। अगर विद्युत सिंघानिया रिवेंज लेने पर उतर जाए तो उसके ओपोनेंट का क्या हश्र होता था। हालांकि जारा के चेहरे पर ज्यादा समय के लिए शिकन की लकीरें नहीं टिकी। आर्य और सिंघानिया फैमिली की वर्षों पुरानी दुश्मनी याद आते ही जारा की आंखें शातिर तरीके से चमक उठी। जारा कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोली, नैट,
तुम ज्यादा मत सोचो, मैं 100% श्योर हूँ। विद्युत सिंघानिया माया के साथ सिर्फ खेल रहा है। वो माया से शादी कभी नहीं करेगा। अपनी मॉम की बात सुनकर नताशा ने आगे उस टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे अपनी मॉम के बातों पर विश्वास था। जाने से पहले नताशा ने जारा से पूछा, मॉम, डैड कब तक वापस आ रहे हैं? जिस दिन माया लंदन आई थी, उसी दिन मिस्टर रुद्र काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री चले गए थे। परिवार में इन दिनों माया के साथ क्या हुआ था, उसकी उन्हें कोई खबर नहीं थी। जारा नताशा के सवाल पर बोली, तुम कंपनी जाओ नैट, तुम्हारे डैड भी थोड़ी देर में वही आएंगे, तुम उनसे वही मिल लेना। अपनी मॉम का जवाब सुनकर नताशा ओके बोलने के बाद वहां से चली गई। एपिसोड 62, रेप। नताशा ने कुछ पल सोचने के बाद जारा से पूछा, मॉम, क्या हो अगर विद्युत सिंघानिया सच में माया से शादी कर ले? आप जानती है वो कैसे इंसान है। अगर उसने माया के लिए हमसे रिवेंज लिया तो हम क्या करेंगे? नताशा का सवाल सुनकर जारा के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आईं। बताने की जरूरत नहीं थी। अगर विद्युत सिंघानिया रिवेंज लेने पर उतर जाए तो उसके ओपोनेंट का क्या हश्र होता था। हालांकि जारा के चेहरे पर ज्यादा समय के लिए शिकन की लकीरें नहीं टिकी। आर्य और सिंघानिया फैमिली की वर्षों पुरानी दुश्मनी याद आते ही जारा की आंखें शातिर तरीके से चमक उठी। जारा कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोली, नैट, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं 100% श्योर हूँ। विद्युत सिंघानिया माया के साथ सिर्फ खेल रहा है। वो माया से शादी कभी नहीं करेगा। अपनी मॉम की बात सुनकर नताशा ने आगे उस टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे अपनी मॉम के बातों पर विश्वास था। जाने से पहले नताशा ने जारा से पूछा, मॉम, डैड कब तक वापस आ रहे हैं? जिस दिन माया लंदन आई थी, उसी दिन मिस्टर रुद्र काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री चले गए थे। परिवार में इन दिनों माया के साथ क्या हुआ था, उसकी उन्हें कोई खबर नहीं थी। जारा नताशा के सवाल पर बोली, तुम कंपनी जाओ नैट, तुम्हारे डैड भी थोड़ी देर में वही आएंगे, तुम उनसे वही मिल लेना। अपनी मॉम का जवाब सुनकर नताशा ओके बोलने के बाद वहां से चली गई। ड्रीम एम्परर। एक लग्जूरियस रोल्स रॉयस का ड्रीम एम्परर के मैसिव ऑफिस बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। उसका के आगे पीछे कई सारी एक्सपेंसिव व्हाइट कार्स थी, जिसके अंदर बॉडीगार्ड्स थे। बॉडीगार्ड्स ने पहले बाहर आकर लास्ट सिक्योरिटी चेकअप किया। उसके बाद बॉडीगार्ड हेड ने जाकर रोल्स रॉयस का के बैक सीट का डोर ओपन किया। रोल्स रॉयस का के अंदर से पहले नताशा बाहर आई। उसका सुंदर एक्सप्रेशनलेस चेहरा और उसकी ग्रेसफुल मूवमेंट्स उसे बेहद ही अट्रैक्टिव और एलिजेंट ऑरा दे रही थी। नताशा के बाहर आने के बाद जब बॉडीगार्ड हेड का के दूसरी साइड का डोर ओपन करने को हुआ, तब नताशा ने उसे आवाज लगाकर रोकते हुए कहा, रुक जाओ स्टीव, आज दादाजी के लिए मैं कार का डोर ओपन करूंगी। नताशा की प्यारी सी आवाज सुनकर स्टीव रुक गया। उसने हिचकिचाती नजरों से नताशा की ओर देखा। स्टीव को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे नताशा माया की कॉपी करने की कोशिश कर रही है। यूजुअली माया जब भी अपने दादाजी के साथ कहीं जाती थी, तब माया खुद अपने दादाजी के लिए काका डोर ओपन करती थी। ये बस एक छोटा सा पोलाइट जेस्चर था, मगर माया जब भी ऐसा करती थी, तब उसके अंदर से अपने दादाजी के लिए रेस्पेक्ट के साथ ही लीडरशिप वाइब भी आती थी। स्टीव ने थोड़ी उलझन के साथ नताशा से कहा, छोटी मैडम, आप ये क्यों करेंगी? ये आपका काम नहीं है। मैं हूं ना ये सब करने के लिए। स्टीव की बात पर नताशा मुस्कुराते हुए बोली, स्टीव, मैं अपने दादाजी के लिए डोर ओपन करना चाहती हूँ, किसी गैर के लिए नहीं। अपने दादाजी के लिए मैं ये कर सकती हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नताशा के थोड़ा इंसिस्ट करने के बाद स्टीव पीछे हट गया, पर उसकी पैनी नज़र नताश के ऊपर ही टिकी हुई थी। माया यूजुअली मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए बॉडीगार्ड क्वार्टर हमेशा जाती रही थी। माया वहां अपने फैमिली बॉडीगार्ड्स के साथ खाती और वक्त भी बिताती थी। इसीलिए आर्य फैमिली के सारे बॉडीगार्ड्स माया के बहुत करीब थे। हालांकि नताशा से उन लोगों को कोई खास बैर नहीं था, मगर माया से उन लोगों को थोड़ा ज्यादा लगाव था। माया के स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट की वजह से उन सभी फैमिली गार्ड्स ने सोचा था, माया ही आर्य फैमिली की नेक्स्ट ईयर और उन लोगों की अगली बॉस बनेगी। इसीलिए माया के घर छोड़कर चले जाने के बाद जब उन बॉडीगार्ड्स को गॉसिप्स के जरिए पता चला था नताशा उन लोगों की अगली बॉस बनने वाली है, उसी वक्त से वो लोगों नताशा से थोड़े नाखुश और अनसैटिस्फाइड हो गए थे। नताशा आगे बढ़ी, पर उसने जैसे ही का डोर ओपन किया, वैसे ही स्टीव की कठोर आंखें सार्काज़म से भर गई। माया जब अपने दादाजी के लिए डोर ओपन करती थी, तब देखने वालों को ऐसा लगता था जैसे कोई प्रिंस अपनी प्रिंसेस के लिए रॉब में दरवाजा खोल रहा है। वो सिनेरियो बहुत प्यारा हुआ करता था, मगर नताशा जब वही सेम काम कर रही थी, तब स्टीव को ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेमना का डोर ओपन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। स्टीव अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया।
उसने अपना सर झुकाया और हल्के सार्काज़्म के साथ दबी हुई हंसी हंसते हुए बुदबुदाया, ये बनेगी हमारी बॉस। दुनिया सही कहती है, बुढ़ापे में वाकई लोगों की आंखें खराब हो जाती है, ठीक हमारे बिग बॉस की तरह। स्टीव की आवाज भले ही धीमी थी, मगर उसकी बात नताशा ने सुन ली थी। स्टीव के बातों का मतलब समझने के बाद नताशा का चेहरा अगली हो गया। भले ही उसने कंपनी के हायर एग्जीक्यूटिव्स को अपनी तरफ कर लिया था, मगर ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोगों के बीच अब भी माया ज्यादा इम्पैक्टफुल थी। नताशा को स्टीव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने स्टीव की बात सुनी ही ना हो। नताशा ने मन ही मन सोचा, वो पावर में आने के बाद स्टीव को उसकी औकात दिखाएगी। दूर ओपन होने के बाद दादाजी जबका से बाहर आए। उसी वक्त एक ब्लैक बगटी वेरॉन का ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आए। कार के यूनिक नंबर प्लेट की वजह से हर किसी को समझ आ चुका था वो कार माया की है। इसीलिए दादाजी सहित नताशा और स्टीव की नजरें उस मैसिव ब्लैक स्पोर्ट्स कार पर ही जा टिकी। लुकश ने ड्राइविंग सीट से बाहर आकर जल्दी पैसेंजर सीट का दूर ओपन किया, तो माया कार से बाहर आई। उसने ब्लैक बूट्स पहन रखा था और हमेशा की तरह उसके सुंदर चेहरे पर कामनेस थी। माया ने सबसे पहले सर उठाकर अपने सामने मौजूद ह्यूज ऑफिस बिल्डिंग की ओर देखा। उसके एक हाथ में लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट था। ड्रीम एम्परर का हेड ब्रांच ऑफिस बिल्डिंग पूरी तरह से एक्सपेंसिव ग्लास का बना हुआ था। ऑफिस बिल्डिंग के टॉप पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ ड्रीम एम्परर सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से सुंदर दिखने के साथ ही आर्य फैमिली के रुतबे को भी बखूबी रिप्रेजेंट कर रहा था। माया ने टॉप से अपनी नजरें हटाकर ऑफिस बिल्डिंग के आसपास देखा। ड्रीम एम्परर का हेड ब्रांच 3 मैसिव ऑफिस बिल्डिंग को कंबाइन करके कंप्लीट होता था। पूरा ऑफिस बिल्डिंग कुछ सेकंड देखने के बाद माया ने अपने दादाजी और नताशा की ओर देखा, फिर वो आराम से मुस्कुराए। माया का ऑरा हमेशा की तरह कंपोज था। उसकी भूरी आंखों में कामनेस के साथ ही एक डोमिनेटिंग मैच्योरिटी थी। भले ही माया का ऑरा और पर्सनालिटी काम था, मगर इसके बावजूद उसकी पर्सनालिटी बहुत रिजर्व्ड और एरोगेंट वाइब देती थी। उसके होठों की मुस्कान ऐसी होती थी जैसे उसके अंदर पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की क्षमता हो। माया मुस्कुराते हुए चलकर अपने दादाजी के पास आई और उसने सबसे पहले अपने दादाजी का पैर छुआ। दादाजी माया के इस जेस्चर पर भले ही खुश हुए थे, मगर उनके चेहरे के कठोर भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने बस एक बार माया का सर थपथपा दिया। माया ने सीधा खड़े होने के बाद शांत स्वर में स्टीव से पूछा, स्टीव, दादाजी को टाइम से दवाइयां दे रहे हो या नहीं? माया का सवाल सुनकर दादाजी की आंखें सिकुड़ गई। माया अब बिल्कुल पहले की तरह बिहेव कर रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर घर छोड़ने का कोई भी पछतावा नजर नहीं आ रहा था। स्टीव माया को कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही नताशा आगे बढ़कर माया से मासूम मुस्कान के साथ बोली, अब स्टीव नहीं, मैं खुद दादाजी के दवाइयों का ख्याल रखती हूँ माया दी। आप इस बारे में आज से निश्चिंत रहिए, मैं हर रोज खुद दादाजी लो दवाई देती हूँ। नताशा का जवाब सुनकर माया के शांत भाव में तो कोई बदलाव नहीं आया, मगर दादाजी और स्टीव का चेहरा सख्त हो गया। आज की इस बोर्ड मीटिंग की सबसे बड़ी वजह थी माया। दादाजी असल में माया को वापस लाने के लिए ऐसे बचकाने पैतारे आजमा रहे थे, मगर नताशा, वो अभी से ही माया से ऐसे बातें कर रही थी जैसे माया कभी घर वापस आएगी ही नहीं। लुकश भी नताशा के बीच में बोलने पर गुस्से से भर गया। इसी लड़की ने 2 दिन पहले अपने मामा को उसकी बॉस का रेप करने के लिए कहा था, और आज यही लड़की उसकी बॉस को अपनी गंदी जुबान से माया दी बोल रही थी। लुकश ने नताशा को डेडली इंटेंशंस के साथ घूरते हुए मन में दांत किटकिटा कर सोचा, बस वेट करो, तुम्हारा अंत सबसे भयानक होगा। दादाजी का नाराज चेहरा देखने के बाद नताशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। नताशा जल्दी से बात संभालते हुए मासूमियत से बोली, वैसे माया दी, आप घर वापस कब आ रही है? मुझे और मॉम को आपकी और अयांश की बहुत याद आती है। आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? अगर आपको कोई दिक्कत थी तो आप मॉम को बताती, आप हमें बगैर बताए घर छोड़कर क्यों चली गईं? ऐसा भी क्या हो गया? नताशा का सवाल सुनकर माया ऐसे मुस्कुराई जैसे उसे नताशा के इसी सवाल का इंतजार हो। माया दादाजी की ओर देखते हुए बोली, नैट, दादाजी को मेरा हस्बैंड पसंद नहीं है। वो चाहते हैं मैं अपने हस्बैंड को उनके कहने पर छोड़ दूं, पर मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती। मुझे अपने हस्बैंड से कुछ ज्यादा ही प्यार है, इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया। माया का हस्बैंड शब्द दादाजी और नताशा के दिमाग में किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फ्लो हुआ। दादाजी ने माया को हैरत और कठोरता के मिले जुले भाव के साथ घूरते हुए पूछा, क्या आपने उस सरफिरे लड़के से शादी कर ली माया? जी दादाजी। माया के मुंह से साफ शब्दों में हाँ सुनते ही दादाजी का झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने गंभीरता से माया को कहा, माया मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
माया दादाजी बात मानकर उनके साथ चली गईं। चेयरमैन केबिन में आने के बाद दादाजी ने गुस्से में अपनी छड़ी को फ्लोर पर पटकते हुए कहा, माया माया माया, विद्युत सिंघानिया आपके साथ सिर्फ खेल रहा है। वो बहुत ज्यादा बुरा इंसान है माया। आपको उससे शादी नहीं चाहिए थी। मैं मानता हूँ मैंने गुस्से में आकर कुछ गलतियां की है। मैं आपके साथ कल कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आया था। पर इसका मतलब यह नहीं है आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर ले माया। उस विद्युत सिंघानिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता माया। वो एक संकी इंसान है माया। लोगों की जान लेना उसके लिए चिटी मसलने जितना आसान काम है। आप विद्युत सिंघानिया जैसे हैवान के साथ नहीं रह पाएंगी माया। दादाजी की बात सुनकर माया के चेहरे पर भी गंभीर भाव उभर आए, मगर एंडलेस कामनेस अब भी उसके आंखों में बरकरार रही। माया को एक नज़र देखने के बाद दादाजी ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, माया 6 महीने पहले विद्युत सिंघानिया के कुछ दुश्मनों ने साथ मिलकर उसे मारने की कोशिश की थी। उस खतरनाक हमले से विद्युत सिंघानिया मरा तो नहीं, मगर वो 6 महीने के लिए कोमा में चला गया था। कुछ दिनों पहले ही उसे होश आया है। और आप जानती है माया, होश में आने के बाद उसने सबसे पहले क्या किया? उसने होश आते ही अपने उन सभी दुश्मनों को तो जान से मार ही दिया। ऊपर से उसने उन लोगों के परिवार के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ा। उसने हर किसी को रातों रात जान से मार दिया माया। अपनी पावर और पोजीशन बनाए रखने के लिए कभी कभी ऐसे क्रूर कदम उठाने जरूरी होते हैं दादाजी। एपिसोड 63, डेविल्स क्रूर रॉथ। उन्होंने गंभीरता से माया को कहा, माया मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माया दादाजी बात मानकर उनके साथ चली गईं। चेयरमैन केबिन में आने के बाद दादाजी ने गुस्से में अपनी छड़ी को फ्लोर पर पटकते हुए कहा, माया माया माया, विद्युत सिंघानिया आपके साथ सिर्फ खेल रहा है। वो बहुत ज्यादा बुरा इंसान है माया। आपको उससे शादी नहीं चाहिए थी। मैं मानता हूँ मैंने गुस्से में आकर कुछ गलतियां की है। मैं आपके साथ कल कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आया था। पर इसका मतलब यह नहीं है आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर ले माया। उस विद्युत सिंघानिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता माया। वो एक संकी इंसान है माया। लोगों की जान लेना उसके लिए चिटी मसलने जितना आसान काम है। आप विद्युत सिंघानिया जैसे हैवान के साथ नहीं रह पाएंगी माया। दादाजी की बात सुनकर माया के चेहरे पर भी गंभीर भाव उभर आए, मगर एंडलेस कामनेस अब भी उसके आंखों में बरकरार रही। माया को एक नज़र देखने के बाद दादाजी ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, माया 6 महीने पहले विद्युत सिंघानिया के कुछ दुश्मनों ने साथ मिलकर उसे मारने की कोशिश की थी। उस खतरनाक हमले से विद्युत सिंघानिया मरा तो नहीं, मगर वो 6 महीने के लिए कोमा में चला गया था। कुछ दिनों पहले ही उसे होश आया है। और आप जानती है माया, होश में आने के बाद उसने सबसे पहले क्या किया? उसने होश आते ही अपने उन सभी दुश्मनों को तो जान से मार ही दिया। ऊपर से उसने उन लोगों के परिवार के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ा। उसने हर किसी को रातों रात जान से मार दिया माया। अपनी पावर और पोजीशन बनाए रखने के लिए कभी कभी ऐसे क्रूर कदम उठाने जरूरी होते हैं दादाजी। माया की अचानक कही गई बात सुनकर दादाजी हक्के बक्के रह गए। उन्हें माया के मुंह से निकले शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दादाजी ने अचंभे से माया की ओर देखा, मगर माया का शांत सुंदर चेहरा देखकर दादाजी स्पीचलेस हो गए। दादाजी के हिसाब से माया टैलेंटेड मगर भोली और मासूम लड़की थी। दादाजी की नज़रों में माया एक ऐसी लड़की थी जो चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इसीलिए नेचुरली जब दादाजी ने माया को अनगिनत लोगों के मौत पर इतने शांत और ठंडे ढंग से रिएक्ट करते हुए देखा, तब वो अविश्वास से भर गए था। माया दादाजी का हैरान चेहरा देखकर मुस्कुराए। उसकी मुस्कान प्यारी और आंखों को सुकून देने वाली थी, मगर दादाजी का सुकून माया की मुस्कान देखकर छीन भिन्न हो गया। जब से विद्युत को होश आया था, उसी वक्त से पूरे मुंबई शहर में भूचाल मचा हुआ था। एक तरीके से मुंबई शहर में चारों तरफ डेविल्स क्रूर रॉथ बरस रहा था। माया भी जानती थी विद्युत इस समय भले ही ब्रिटेन में है, मगर उसके ऑर्डर पर उसके सारे हंटर सबॉर्डिनेट्स मुंबई शहर के कोने कोने से विद्युत के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारते जा रहे थे। होश में आने के बाद से ही विद्युत ने अपने हर एक दुश्मनों को चुन चुन कर मरवाना शुरू कर दिया था। सिर्फ अपने दुश्मनों को ही नहीं, विद्युत ने अपने दुश्मनों के परिवार के हर एक मेंबर को जान मरवा दिया था। इन दिनों हाई सोसाइटी में चारों तरफ विद्युत सिंघानिया के क्रूरता के चर्चे हो रहे थे। भले ही मुंबई शहर में लगातार होने वाले मर्डर्स में विद्युत की इन्वॉल्वमेंट का कोई पुख्ता सबूत नहीं था, मगर इसके बावजूद हर कोई जानता था उन सभी कत्लेआम के पीछे डेविल का ही हाथ है। दादाजी को पहले लगा था माया शायद विद्युत के डार्क साइड के बारे में नहीं जानती है, मगर माया का जवाब सुनने के बाद उनका वह भ्रम भी दूर हो गया। दादाजी ने हैरत और हताशा के मिले जुले भाव के साथ माया से पूछा, माया आपको सब कुछ पहले पता था, इसके बावजूद आपने उसके जैसे संकी इंसान को चुना, क्यों?
माया, क्यों किया आपने ऐसा? क्या आपको उसके खून से रंगे हाथों और गुनाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता है? दादाजी का सवाल सुनकर माया स्थिरता से उनकी बुरी उदासीन आंखों में देखते हुए बोली, दादाजी, पहली बात, खुद को प्रोटेक्ट करना कोई गुनाह नहीं है। भले ही विद्युत के हाथ खून से रंगे हैं, मगर यदि विद्युत अपने हाथ खून से नहीं रंगता, तो आप भी अच्छे से जानते हैं दादाजी, ये दुनिया उसे अब तक कुचल चुकी होती। अगर विद्युत अपने दुश्मनों का खात्मा नहीं करेगा, तो उसके दुश्मन एक दिन उसे नोच खाएंगे, उसका खात्मा कर देंगे। माया को विद्युत का पक्ष लेता देखकर दादाजी का चेहरा कठोर जरूर हो गया, मगर उन्होंने माया के शब्दों को नकारा नहीं। माया जो बोल रही थी, वो बिल्कुल सच था। दादाजी उसकी बात को चाह कर भी नकार नहीं सकते थे। विद्युत पूरी सिंघानिया फैमिली का पावर इंचार्ज था। एक्सट्रीम पावर के साथ ही उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और खतरे का पहाड़ था। अगर विद्युत पहले अपने दुश्मनों का जड़ से सफाया नहीं करता, तो उसके दुश्मन एक दिन उसका सफाया कर देते। दादाजी की आंखों में कठोरता और डिसअप्रूवल देखने के बाद भी माया ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए गंभीर स्वर में कहा, दादाजी, मैंने अपने डिसीजन के बारे में बहुत अच्छे से सोचा है। मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, पर मैं विद्युत को नहीं छोड़ सकती हूँ दादाजी। अगर मैंने विद्युत को छोड़ा, तो मैं अयांश को भी खो दूंगी। अयांश प्रथम की आखिरी निशानी है मेरे पास। मैं उसे किसी भी कीमत पे नहीं खो सकती। अगर अयांश के लिए मुझे विद्युत के साथ अपनी पूरी जिंदगी भी बितानी पड़ी तो मैं बिताऊंगी। प्रथम और अयांश का जिक्र सुनकर दादाजी की बुरी आंखों उदासी से भर गई। अपने जवान पोते को खोने का दुख उनकी बुरी आंखों में साफ झलक रहा था। दादाजी ने कुछ पल की खामोशी के बाद थोड़े उलझन भरे भाव के साथ माया से पूछा, माया, उस डीएनए रिपोर्ट का क्या चक्कर है? अयांश का डीएनए उस विद्युत सिंघानिया के साथ कैसे मैच हो सकता है, जबकि अयांश तो प्रथम का बेटा है? दादाजी ने जब से विद्युत और अयांश ऑथेंटिक मैचिंग डीएनए रिपोर्ट्स देखा था, तब से उनके दिमाग में अजीब अजीब सी बातें आ रही थी। उनका दिमाग कल से सवालों के सैलाब से घिर गया था। पिछले साल ही आर्य फैमिली ने अयांश और प्रथम का डीएनए टेस्ट किया था। दादाजी की पास्ट मेमोरीज और एक साल पहेल हुए। उस डीएनए रिपोर्ट के बेसिस पर अयांश डेफिनेटली प्रथम का ही बेटा था। मगर जब दादाजी ने कल विद्युत और अयांश का डीएनए रिपोर्ट देखा था, तब से ही दादाजी का दिमाग उलझन में फंस गया था। दादाजी को समझ नहीं आ रहा था, अयांश उनके पोते प्रथम का बेटा है या फिर विद्युत सिंघानिया का। प्रथम का जिक्र करने के बाद माया का क्रूर दिल भी भारी हो गया था। माया बचपन से लेकर अब तक अपने डैड को इस बात के लिए क्रिटिसाइज करती आई थी कि उसके डैड उसकी मॉम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। जब उसकी मॉम खतरे में थी, तब उसके डैड उनके साथ नहीं थे। मगर उसका क्या, जब उसका छोटा भाई खतरे में था, तब वो भी तो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। जब उसके छोटे भाई को उसकी जरूरत थी, तब वो भी उसके साथ नहीं थी। माया अपने फ्लोटिंग इमोशंस को काबू करके बोली, दादाजी, अयांश प्रथम का ही बेटा है। माया का जवाब सुनकर दादाजी का दिमाग दोबारा उलझन से भर गया। उन्होंने माया से कहा, पर माया, वो डीएनए रिपोर्ट, क्या वो नकली थी? नहीं दादाजी, वो डीएनए रिपोर्ट्स असली ही थी। माया का जवाब सुनकर दादाजी माया से कुछ और पूछते, उससे पहले ही माया अपनी वॉच में टाइम देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली, दादाजी, हमें अब बाहर चलाना चाहिए। आपके उस मीनिंगलेस मीटिंग का टाइम हो चुका है। माया ने अपने बातों से दादाजी को साफ कर दिया था। वो उनके किसी और सवाल का जवाब नहीं देने वाली है। हालांकि दादाजी के दिमाग में अब भी कई सारे सवाल उठ रहे थे, मगर वो भी माया के दादा थे। वो भला कैसे माया के इग्नोर करने के बाद भी उससे सवाल पूछते। माया ने दादाजी का गुस्सैल चेहरा देखने के बाद मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर केबिन का डोर ओपन किया। दादाजी के केबिन से बाहर आने के बाद जब माया उनके पीछे केबिन से बाहर आई, तब उसने देखा मिस्टर रुद्र केबिन के बाहर खड़े हैं। दादाजी मिस्टर रुद्र को एक नज़र देखने के बाद सीधे अपनी छड़ी के सहारे मीटिंग रूम की ओर बढ़ गए। मगर माया जब वहां से जाने को हुई, तब मिस्टर रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, माया रुकिए। माया रुक गई। उसने जब पलटकर मिस्टर रुद्र की ओर देखा, तब मिस्टर रुद्र ने उससे गंभीर स्वर में पूछा, माया, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? आपने रोहित के साथ वैसा क्यों किया? वो आपका बड़ा भाई है। और आप घर छोड़कर क्यों गई माया? क्या ये सब करने से पहले आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या आपको कोई कदम उठाने से पहले मुझसे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी? अपने डैड की बात सुनकर माया बिना इमोशन के बोली, मिस्टर रुद्र, मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं अपने बड़े भाई के साथ क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए बेहतर होगा आप मेरे बड़े भाई की फिक्र ना करें। रही बात घर छोड़ने की और आपके बारे में सोचने की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 4 साल की उम्र से ही आपके बारे में सोचना बंद कर दिया है। अब मैं भला आपके बारे में क्यों सोचूं?
आप है कौन जिसके बारे में मैं सोचूं? माया की बात सुनकर मिस्टर रुद्र के दिल तीस सी उठी। उन्होंने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां तक भींच ली थी। माया का हर एक शब्द किसी पतली जहरीली सुई की तरह उनके दिल में लगी थी। मिस्टर रुद्र का मायूस चेहरा देखने के बाद माया वहां नहीं रुकी। वो पलटकर अपनी मुट्ठियां कसते हुए सीधे मीटिंग रूम में चली गई। कंपनी की बोर्ड मीटिंग पूरे 5 घंटे चली थी। कंपनी से रिलेटेड कुछ मुद्दों पर डिस्कशन करने के बाद अंत में वो वक्त आया जिसका सबको इंतजार था। हेड चेयर पर बैठे दादाजी के बोलने के बाद अंत में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई। पूरे मीटिंग के दौरान माया शांत थी। उसने पूरे 5 घंटे के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा था। उसे ऐसी लंबी बोरिंग मीटिंग्स की आदत भी थी। अंतो अंत तक वहां मौजूद लोगों के तरह तरह की बातें सुनने के बाद भी माया के सुंदर चेहरे पर कामनस बरकरार रही। जब सारे बोर्ड मेंबर्स एक लाइन से नताशा के लिए वोटिंग कर रहे थे तब भी माया शांत थी। उसके स्टनिंग चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। कंपनी के लगभग सारे हायर एग्जीक्यूटिव्स ने नताशा को वोट किया था, मगर इसका मतलब यह नहीं था किसी ने माया के लिए वोट नहीं किया था। कुछ लोग जो स्ट्रिक्ट थे और टैलेंटेड को चापलूसी से आगे रखते थे, उन लोगों ने माया के लिए वोट किया था, मगर उस एका दुका वोट से क्या ही फर्क पड़ता। एट दी एंड जब बारी मिस्टर रुद्र की आई तब जाकर माया की शांत आंखों में हल्की क्यूरियोसिटी आई। माया ने अपना सर उठाकर मिस्टर रुद्र की ओर देखा। मिस्टर रुद्र भी माया को ही देख रहे थे। उन दोनों बाप बेटी का एक छोटा सा आई कांटेक्ट हुआ। फिर मिस्टर रुद्र ने भावहीन चेहरे के साथ अपनी उंगलियां वर्क डेस्क पर टैप करते हुए एक शब्द कहा, माया। मिस्टर रुद्र का जवाब सुनकर दादाजी और माया के अलावा मीटिंग रूम में मौजूद हर इंसान का चेहरा हैरानी से भर गया था। नताशा का चेहरा अपने डैड की वोटिंग सुनकर सफेद पड़ गया था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था उसके डैड ने इतना सब होने के बाद भी माया को चूज किया है। एपिसोड 64, एक रात मेरे बिस्तर पर आ जाओ और मुझे सेटिस्फाई कर दो। कंपनी की बोर्ड मीटिंग पूरे 5 घंटे चली थी। कंपनी से रिलेटेड कुछ मुद्दों पर डिस्कशन करने के बाद अंत में वो वक्त आया जिसका सबको इंतजार था। हेड चेयर पर बैठे दादाजी के बोलने के बाद अंत में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई। पूरे मीटिंग के दौरान माया शांत थी। उसने पूरे 5 घंटे के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा था। उसे ऐसी लंबी बोरिंग मीटिंग्स की आदत भी थी। अंतो अंत तक वहां मौजूद लोगों के तरह तरह की बातें सुनने के बाद भी माया के सुंदर चेहरे पर कामनस बरकरार रही। जब सारे बोर्ड मेंबर्स एक लाइन से नताशा के लिए वोटिंग कर रहे थे तब भी माया शांत थी। उसके स्टनिंग चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। कंपनी के लगभग सारे हायर एग्जीक्यूटिव्स ने नताशा को वोट किया था, मगर इसका मतलब यह नहीं था किसी ने माया के लिए वोट नहीं किया था। कुछ लोग जो स्ट्रिक्ट थे और टैलेंटेड को चापलूसी से आगे रखते थे, उन लोगों ने माया के लिए वोट किया था, मगर उस एका दुका वोट से क्या ही फर्क पड़ता। एट दी एंड जब बारी मिस्टर रुद्र की आई तब जाकर माया की शांत आंखों में हल्की क्यूरियोसिटी आई। माया ने अपना सर उठाकर मिस्टर रुद्र की ओर देखा। मिस्टर रुद्र भी माया को ही देख रहे थे। उन दोनों बाप बेटी का एक छोटा सा आई कांटेक्ट हुआ। फिर मिस्टर रुद्र ने भावहीन चेहरे के साथ अपनी उंगलियां वर्क डेस्क पर टैप करते हुए एक शब्द कहा, माया। मिस्टर रुद्र का जवाब सुनकर दादाजी और माया के अलावा मीटिंग रूम में मौजूद हर इंसान का चेहरा हैरानी से भर गया था। नताशा का चेहरा अपने डैड की वोटिंग सुनकर सफेद पड़ गया था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था उसके डैड ने इतना सब होने के बाद भी माया को चूज किया है। माया ने अपने डैड का शॉकिंग जवाब सुनने के बाद भी ऐसे रिएक्ट जैसे उसे उनके जवाब से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसका सुंदर अब भी शांत था। माया ने जैसा कि पहले ही प्रेडिक्ट किया था, वो बोर्ड मीटिंग सच में बिल्कुल वैसी ही थी, मीनिंगलेस। मीटिंग का लास्ट कॉन्सिक्वेंस जब निकाला तब एज एक्सपेक्टेड नताशा ड्रीम एम्परर की प्रेसिडेंट और आर्य फैमिली की नई वारिश बनी। अनाउंसमेंट से पहले दादाजी ने माया की ओर देखा। माया अब भी आराम से अपनी चेयर पर लीन होकर एलिजेंटली बैठी हुई थी। दादाजी की बुरी आंखें एकदम से गिल्ट और निराशा से भर गई। उन्होंने सोचा था माया बोर्ड मीटिंग में कुछ ऐसा करेगी जिससे वो खुद सरप्राइज हो जाए और माया ड्रीम एम्परर की प्रेसिडेंट बन जाए, मगर माया ने कुछ किया ही नहीं था। अनाउंसमेंट के बाद सब लोग एक एक करके मीटिंग रूम से बाहर निकलने लगे। नातशा जब मीटिंग रूम से बाहर आई तब उसके तेवर पूरी तरह से बदल गए थे। उसके चेहरे पर अब इनोसेंस की जगह घमंड और एरोगेंस थी। बाहर खड़ी माया ने जब नताशा के एटीट्यूड में आया बदलाव देखा तब वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। अमीर घरानों के बच्चों की यही तो आदत होती थी, गोल्डन स्पून मून में लेकर जन्म लेने की वजह से उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जन्म के बाद से ही हाई लेवल का होता था। अगर उन लोगों का स्टेट्स थोड़ा ऊपर चला जाए तो वो लोग खुद को भगवान का दर्जा तक देने लगते थे, मगर यदि उन बच्चों से उनका हाई स्टेटस और बैकग्राउंड छीन लिया जाए
तो उन लोगों की हालत धोबी के कुत्ते से भी बदतर हो जाती थी। नताशा बाहर खड़ी माया को देखकर रुक गई। उसके दिमाग में कुछ खुरापात आया और वो सीधे माया की ओर बढ़ गई। लुकश ने जब नताशा को माया की ओर आता देखा, तब उसे गुस्से में खुद से बड़बड़ा कर कहा, ये लड़की, इसे बहुत अच्छे से पता है अपनी मौत को इनविटेशन कैसे दिया जाता है। नताशा जैसे ही माया के पास आई, वैसे ही माया ने उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस नताशा। माया की बात सुनकर नताशा ने सार्कास्टिक नजरों से माया को देखा और बनावटी आवाज में कहा, माया दी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने तो सोचा था हमारे कंपनी में भी नेपोटिज्म होगा, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। दादाजी ने खुद से डिसीजन ना लेकर जब कंपनी के लोगों को डिसीजन लेने की जिम्मेवारी सौंपी, तब देखिए काबिलियत के हाथ में ही विरासत गई। काबिलियत के हाथ में विरासत गई, क्या बकवास है। लुकश ने नताशा के आखिरी शब्दों को ऐसे दोहराया जैसे नताशा ने कोई जोक सुनाया हो। लुकश की आवाज में तंज को भांपकर नताशा ने जब गुस्से में लुकश की ओर देखा, तब लुकश डर या घबराकर पीछे नहीं हटा। माया के अलावा लुकश ना ही तो किसी की इज्जत और ना ही किसी से डरता था। लुकश ने एरोगेंटली अपनी पैंट के पॉकेट में हाथ डालने के बाद नताशा को सार्काज़म के साथ कोल्डली घूरते हुए कहा, अगर तुम मेरा थूक चाटोगी तो मैं भी अपनी 10 बिलियन की प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा। उन चालक बोर्ड मेंबर्स ने तो तुम्हें सिर्फ वोट दिया है। लुकश की बात सुनकर नताशा का खिला हुआ चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से के मिले जुले भाव से लाल हो गया। लुकश गलत नहीं बोल रहा था। नताशा और जारा ने बोर्ड मेंबर्स की चापलूसी करके ही तो उनका वोट पाया था। नताशा को जब लगा मून से जहर उगलने में वो लुकश को नहीं हरा सकती, तब उसने झूठी नमी और दर्द अपने आंखों में लाते हुए माया की ओर देखा और कहा, माया दी, आपने सुना, आपका यह पागल सबॉर्डिनेट मेरी इंसल्ट कर रहा है। आप इसे अभी के अभी जॉब से निकाल दीजिए। मैं आपके लिए बात मानने वाले और अच्छे सबॉर्डिनेट्स हायर कर दूंगी। नताशा की बात सुनकर माया ने मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। नताशा को माया की मुस्कान का मतलब समझ नहीं आया। माया ने थोड़ी दूरी पर खड़े दादाजी की ओर देखने के बाद नताशा की ओर देखा। दादाजी कुछ दूरी से माया और नताशा की कन्वर्सेशन ही सुन रहे थे। माया ने अब जब अपने भोलेपन का मुखौटा हटाने का सोच ही लिया था, इसीलिए उसने नताशा को हमेशा की तरह कंसोल नहीं किया। माया हल्की मुस्कान के साथ बोली, नताशा, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? तुम्हारी जैसी यूजलेस और ड्रामेबाज लड़की के लिए मैं अपने राइट हैंड को काम से निकाल दूंगी। माया की बात सुनकर नताशा का दिमाग नम पड़ गया। कुछ दिनों पहले तक माया नताशा के एक बार बोलने पर कुछ भी कर देती थी, मगर आज माया का नेचर उसके प्रति रूड और तिरस्कार से भरा हुआ था। माया का नताशा के प्रति बेरुखा बर्ताव देखकर दादाजी को भी माया पर गुस्सा आने लगा था। माया एक मामूली नौकर के लिए अपनी बहन की इंसल्ट कर रही है, यही सोचकर दादाजी का गिल्ट तुरंत गुस्से में बदल गया। माया ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए नताशा का गाल प्यार से थपथपाकर शांत लहजे में कहा, जारा को कहो वो तुम्हें अच्छे और फ्रेश एक्टिंग लेसन्स दे। मैं तुम्हारी ओल्ड फैशन्ड एक्टिंग स्किल्स से बोर हो गई हूँ। जाओ अपनी मॉम के पास जाओ, उससे और गंदी गंदी बातें सीख कर आओ। मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है, तुम्हारा भविष्य बहुत डार्क है। तुम्हें खुद को फ्यूचर के लिए स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, वरना तुम्हें सुसाइड भी करना पड़ सकता है। माया का अचानक बदला हुआ रूड बर्ताव देखकर पहले तो दादाजी को गुस्सा आया, मगर बाद में वो स्पीचलेस हो गए। नताशा भी दादाजी की तरह जी स्पीचलेस हो चुकी थी। उसका दिमाग भी ऑलमोस्ट काम करना बंद कर चुका था। माया अपनी बात कंप्लीट करने के बाद वहां नहीं रुकी, वो पलटकर वहां से जाने लगी। मगर कुछ कदम चलने के बाद माया रुक गई। शायद उसे कुछ याद आया था। माया ने पलटकर काम स्माइल के साथ नताशा से कहा, नताशा, तुम्हारा मामा महेश, क्या उस रात के बाद से तुम्हारा उससे कोई कांटेक्ट हुआ? अपने मामा का नाम सुनकर नताशा अपने सेंसेस में वापस आई, मगर वो माया से कुछ बोल पाती उससे पहले ही माया वहां से मुकुराते हुए चली गई। माया जब रिसेप्शन एरिया में पहुंची, तब किसी लड़के ने अचानक से लेदर शू लगाकर माया का रास्ता ब्लॉक कर दिया। माया एक लंबी सांस छोड़ते हुए रुक गई। उसने जब अपना चेहरा उठाकर लड़के की ओर देखा, तब उसकी नज़र अपने सामने खड़े टॉल और हैंडसम लड़के पर गई। उस लड़के ने मैजेंटा कलर लग्जूरियस बिजनेस सूट पहन रखा था। दिखने में वो लड़का अमीर और हैंडसम था, मगर उसकी आंखें बहुत ज्यादा क्रीपी थी। माया ने मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहा, सुशांत, तुम इतने ढीठ कैसे हो? मुझे समझ नहीं आता है। तुम्हारे अंदर ह्यूमिलिएशन झेलने की ये कैपेबिलिटी आई कहाँ से है? क्या ये तुम्हारी मॉम से तुम्हें मिली है, या फिर तुम्हारे डैड से, या फिर तुम्हारा पूरा खानदान ऐसा ही है? माया की बात सुनकर जहां लुकश को हंसी आई गई, वही सुशांत का चेहरा गुस्से से भर गया। सुशांत माया से उम्र से 2 साल बड़ा था।
कॉलेज में सुशांत माया का सीनियर हुआ करता था। कॉलेज टाइम का फेमस प्ले बॉय होने के साथ ही सुशांत अपने क्रीपी नेचर के लिए पूरे यूनिवर्सिटी में फेमस था। कॉलेज के दिनों में सुशांत का आवारा दिल माया पर आ गया था, मगर माया से रिजेक्शन मिलने के बाद माया के साथ सोना सुशांत का लाइफ एम सा बन गया था। कॉलेज लाइफ से लेकर कॉर्पोरेट लाइफ में हर जगह सुशांत ने माया को हर तरीके से अप्रोच किया था। माया को सेक्स ड्रग देने से लेकर सुशांत ने अब तक हर वो पैतरा आजमा लिया था जिससे माया उसके बेड पर आ जाए। हालांकि माया ने पहले तो सुशांत को इग्नोर किया था, मगर जब 8 महीने पहले सुशांत ने अयांश का किडनैप करके माया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, तब माया की पेशेंस ने जवाब दे दिया। माया ने उस वक्त सुशांत का ग्रुपिज्म सेक्स टेप पब्लिक करवा दिया था, जिसकी वजह से न सिर्फ सुशांत की बल्कि पूरी खुराना फैमिली की रेप्यूटेशन खराब हो गई थी। मगर इतना सब होने के बाद भी सुशांत माया के सामने उसी अकड़ में आज 8 महीने बाद आया था। सुशांत ने अपने गुस्से को दबाते हुए क्रीपी sarcastic वे में माया से कहा, माया, मैंने सुना है तुम्हें आर्य फैमिली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, एक रात मेरे बिस्तर पर आ जाओ और मुझे सेटिस्फाई कर दो। उसके बाद मैं तुम्हें खाने रोटी और सोने के लिए कैनल दूंगा। सुशांत की बात सुनकर माया के चेहरे के शांत भाव में तो कोई बदलाव नहीं आया, मगर लुकश का चेहरा कठोर हो गया। लुकश अपनी गन निकालकर सुशांत को ऑलमोस्ट शूट करने जी वाला था। तभी वहां पर किसी इंसान की रौबदार आवाज गूंजी, सुशांत, ये कैसा रहेगा अगर मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की कब्र खोदूं। अचानक आई स्ट्रॉन्ग और जानी पहचानी आवाज सुनकर माया, लुकश और सुशांत तीनों एक साथ आवाज की दिशा में देखने लगे। वो आवाज मिस्टर रुद्र की थी। मिस्टर रुद्र का दोनों हाथ उनके पॉकेट में था। ग्रे लक्शरी सूट में उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब दे रही थी। मिस्टर रुद्र कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ चलकर उन तीनों के पास आए। सुशांत की मिस्टर रुद्र को देखने के बाद गुल हो गई थी। मिस्टर रुद्र ने सबसे पहले कंसर्न के साथ माया से पूछा, आर यू ओके माया? मिस्टर रुद्र की बात सुनकर माया ने बिना भाव के कहा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। माया का जवाब सुनने के बाद जब मिस्टर रुद्र ने कठोरता के साथ अपन रुख सुशांत की ओर किया, तब माया वहां से बगैर कुछ कहे बाहर चली गई। लुकश जब माया के पीछे ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आया, तब माया ने अपना माथा 2 उंगलियों से रब करते हुए कहा, लुकश, उन्हें कहो मुझे उनकी प्रोटेक्शन की जरूर नहीं है। मैं खुद को प्रोटेक्ट और दूसरों को बर्बाद करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। माया की बात सुनकर लुकश जल्दी से बोला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें कहे दूंगा माया मैडम। लुकश का जवाब सुनकर माया ने कुछ पल की खामोशी के बाद एक लंबी सांस लेकर कहा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उन्हें कुछ कहने की लुकश। माया का जवाब सुनकर लुकश ने टेढ़ी नजरों से माया की ओर देखा। उसी वक्त धरती में वाइब्रेशन के साथ ही एक तेज ब्लास्ट की आवाज हुई। एपिसोड 65, डेविल्स क्रूल पॉसेसिवनेस। लुकश अपनी गन निकालकर सुशांत को ऑलमोस्ट शूट करने जी वाला था। तभी वहां पर किसी इंसान की रौबदार आवाज गूंजी, सुशांत, ये कैसा रहेगा अगर मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की कब्र खोदूं। अचानक आई स्ट्रॉन्ग और जानी पहचानी आवाज सुनकर माया, लुकश और सुशांत तीनों एक साथ आवाज की दिशा में देखने लगे। वो आवाज मिस्टर रुद्र की थी। मिस्टर रुद्र का दोनों हाथ उनके पॉकेट में था। ग्रे लक्शरी सूट में उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब दे रही थी। मिस्टर रुद्र कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ चलकर उन तीनों के पास आए। सुशांत की मिस्टर रुद्र को देखने के बाद गुल हो गई थी। मिस्टर रुद्र ने सबसे पहले कंसर्न के साथ माया से पूछा, आर यू ओके माया? मिस्टर रुद्र की बात सुनकर माया ने बिना भाव के कहा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। माया का जवाब सुनने के बाद जब मिस्टर रुद्र ने कठोरता के साथ अपन रुख सुशांत की ओर किया, तब माया वहां से बगैर कुछ कहे बाहर चली गई। लुकश जब माया के पीछे ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आया, तब माया ने अपना माथा 2 उंगलियों से रब करते हुए कहा, लुकश, उन्हें कहो मुझे उनकी प्रोटेक्शन की जरूर नहीं है। मैं खुद को प्रोटेक्ट और दूसरों को बर्बाद करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। माया की बात सुनकर लुकश जल्दी से बोला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें कहे दूंगा माया मैडम। लुकश का जवाब सुनकर माया ने कुछ पल की खामोशी के बाद एक लंबी सांस लेकर कहा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उन्हें कुछ कहने की लुकश। माया का जवाब सुनकर लुकश ने टेढ़ी नजरों से माया की ओर देखा। उसी वक्त धरती में वाइब्रेशन के साथ ही एक तेज ब्लास्ट की आवाज हुई। ब्लास्ट माया से कुछ दूरी पर का पार्किंग में हुई थी, पर उसकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड और टेरिफाइंग थी। कुछ पल के लिए तो माया और लुकश का कान भी ब्लास्ट की तेज आवाज के कारण सुन न पड़ गया। मगर जब माया ने अपना होश जल्दी से संभलाने के बाद आवाज की दिशा में देखा, तब ब्लास्ट होने वाली जगह को देखकर उसकी आईब्राउज इंटरेस्ट के साथ आपस में जुड़ गई। जिसका पार्किंग में ब्लास्ट हुआ था वो कोई मामूली कार पार्किंग नहीं थी, वो ड्रीम एम्परर की प्राइवेट कार पार्किंग थी।
वहां ब्लास्ट होना या करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे थे जिनके पास ऐसा करने की ताकत और हिम्मत दोनों थी। ब्लास्ट के बाद पूरे ड्रीम एम्परर ऑफिस बिल्डिंग में शोरगुल शुरू हो गया। सारे लोग चारों तरफ तितर बितर हो गए, मगर माया के शांत सुंदर चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। माया की कार ब्लास्ट से पहले ही गार्ड बाहर ला चुका था। एक तरीके से माया को उस अनएक्सपेक्टेड और अनबिलीवेबल ब्लास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ा था। मगर माया ये जानने के लिए क्यूरियस जरूर हो गई थी कि आखिर ब्लास्ट एग्जैक्टली हुआ कहाँ और क्यों। माया गहराई से पार्किंग एरिया की ओर देखते हुए अपनी स्पोर्ट्स कार से टिककर खड़ी हो। उसकी स्टैंडिंग पोजीशन बहुत ज्यादा क्लासी और एलिगेंट थी। माया ने कुछ पल की खामोशी के बाद शांत लहजे में कहा, लुकश, जाओ जाकर डिटेल में पता करो, आखिर हुआ क्या है। ओके माया मैडम। लुकश माया की बात मानकर सारा मामला पता करने के लिए पार्किंग एरिया की ओर चला गया। लुकश के जाने के 10 सेकंड बाद ही माया का फोन रिंग हुआ। माया ने कॉलर आईडी देखा तो उसने पाया विद्युत का कॉल आ रहा है। माया ने कॉल रिसीव किया तो फोन की दूसरी साइड से विद्युत की धीमी आवाज आई, कैसी हो तुम। विद्युत की आवाज धीमी थी, मगर फोन पर भी उसकी आवाज ठंडी और आकर्षक थी। माया जवाब देने से पहले थोड़ी देर रुकी। अब उन दोनों की बीच सिचुएशन भले ही बहुत बदल चुकी थी, मगर माया को अब भी विद्युत के तरफ से ऐसे किसी कॉल की उम्मीद नहीं थी जिसमें विद्युत उससे उसका ख्याल पूछे। माया ने कुछ पल रुककर कहा, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो। मैं भी ठीक हूं। विद्युत का जवाब सुनकर माया को समझ नहीं आया वो आगे विद्युत से क्या कहे या पूछा। रिलेशनशिप का माया को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसे नहीं पता था फोन कॉल पर कपल्स के बीच क्या और कैसी बातें होती है, इसीलिए उसे आगे बात करने के लिए कुछ सूझ नहीं रहा था। ऊपर से विद्युत भी जवाब देने के बाद चुप हो गया था। इसकी वजह से माया और ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। अंत में तकरीबन 1 मिनट की खामोशी के बाद जब माया को बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिला, तब माया बोली, अयांश कहाँ है। माया का सवाल सुनकर सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन केबिन में बैठे विद्युत ने अयांश की ओर देखा। अयांश विद्युत के चेस्ट पर चढ़कर उससे कसके लिपट कर गहरी नींद में सो रहा था। विद्युत ने जीरो इमोशन के साथ अयांश के बाल में अपनी सख्त उंगलियां चलाते हुए कहा, वो मेरे साथ ही है, पर अभी तुम उससे बात नहीं कर पाओगी, वो अभी सो रहा है। विद्युत का जवाब सुनकर माया बोली, अच्छा ठीक है, फिर जब अयांश जग जाए तो उसे मुझसे बात करने के लिए कहे ना। हम माया जब कॉल डिस्कनेक्ट करने को हुई तब विद्युत ने उससे पूछा, क्या तुम अभी फ्री हो। विद्युत के सवाल पर माया ने अपनी वॉच में टाइम देखने के बाद कहा, नहीं, अभी मैं फ्री नहीं हूं, मुझे अभी मिस्टर कश्यप से मिलने वॉन्ड्सवर्थ प्रिजनर जाना है। क्या तुम्हें मुझसे कोई जरूरी काम था। माया का जवाब सुनकर विद्युत बिना इमोशन के बोला, नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें देखना और किस करना चाहता हूं। विद्युत के मुंह से निकला किस वर्ड सुनकर माया का कान किसी इनोसेंट रैबिट की तरह हल्के लाल हो गया। माया ने टॉपिक चेंज करते हुए विद्युत से पूछा, तुम्हें इंडिया कब वापस जाना है। माया के सवाल पर विद्युत ठंडे लहजे में बोला, आज शाम को लगभग 6 बजे। विद्युत का जवाब सुनकर माया ने अपने शेड्यूल के बारे में थोड़ी देर सोचा। आज अयांश भी विद्युत के साथ इंडिया जाने वाला था। आज के बाद माया मुश्किल से ही अगले 6 महीने तक अयांश और विद्युत से मिल पाने वाली थी। इसीलिए उसने थोड़ी देर सोचने के बाद विद्युत से कहा, अगर तुम अभी फ्री हो तो हम साथ में लंच कर सकते हैं। माया की बात सुनकर विद्युत ने अपने बिजी शेड्यूल के बारे में सोचा। उसका शेड्यूल पूरी तरह से फिक्स्ड और बिजी था, मगर अब जब उसकी वाइफ सामने से उसे लंच के लिए इनविटेशन दे रही थी तो वो कैसे ना बोल देता। विद्युत कुछ क्षण रुककर ठंडे स्वर में एक शब्द बोला, ओके। विद्युत की हामी सुनकर माया ने दोबारा उससे पूछा, जगह तुम डिसाइड करोगे या मैं करूं। माया के सवाल पर विद्युत बोला, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूं। जब तक माया ने कॉल डिस्कनेक्ट किया तब तक लुकश भी वापस आ चुका था। माया ने अपना फोन ओवरकोट के पॉकेट में डालते हुए लुकश से पूछा, क्या मामला है। माया के सवाल पर लुकश थोड़े उलझन भरे लहजे में बोला, माया मैडम, ब्लास्ट सुशांत के कार में हुआ था। सुशांत के कार में। माया ने लुकश के शब्दों को दोहराया। लुकश का जवाब सुनकर माया की आंखों में भी थोड़े उलझन भरे भाव उभर आए था। लुकश ने माया के मन की बात समझते हुए आगे कहा, हाँ, सुशांत के कार में, और सबसे अचंभे की बात तो ये है माया मैडम, जिस वक्त ब्लास्ट हुआ था उस वक्त सुशांत अपने कार में मौजूद था। उसके शरीर के ब्लास्ट में चिथड़े चिथड़े हो गए हैं। लुकश की आखिरी बात सुनते ही माया की उजलन भरी आंखें एकदम से साफ हो गई, जैसे उसे कुछ समझ में आया हो। माया अपनी बूट्स जमीन पर टैप करते हुए हल्का हंसी। उसकी हंसी देखकर लुकश उत्सुक हो गया और उसने माया से पूछा, माया मैडम,
क्या इसके पीछे विद्युत सर का हाथ हो सकता है? लुकश का सवाल सुनकर माया बोली, यू आर स्टिल इन डाउट लुकश। माया का जवाब सुनकर लुकश के माथे पर शिकन को हल्की लकीरें उभर आईं। लुकश अब श्योर हो चुका था, उस ब्लास्ट के पीछे विद्युत का ही हाथ है। लेकिन अगर उस ब्लास्ट के पीछे सच में विद्युत का ही हाथ था, तो क्या विद्युत माया पर नजर रखता था? लुकश ने टेढ़ी नजरों से माया की ओर देखा और अपने शब्दों को नाप तोल कर कहा, माया मैडम, आपको नहीं लगता विद्युत सर आप पर नजर रखते हैं? आई मीन अगर विद्युत सर ने ऐसा आपकी प्रोटेक्शन के लिए अच्छे मोटिव से भी किया होगा, तो भी ये हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर विद्युत सर को आपके बारे में सब कुछ पता चल गया तो। लुकश की बात सुनकर माया की आंखों में हल्की कठोरता आ गई। माया बोली, लुकश तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं इस मामले को देख लूंगी, तुम बस खुदाई के काम पर सावधानी से ध्यान दो। माया की बात सुनकर लुकश ने आगे उससे विद्युत के बारे में कुछ नहीं कहा। माया अपनी कार के ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद लुकश से बोली, तुम फिलहाल वॉन्ड्सवर्थ प्रिजनर जाकर सब कुछ सेटल करो लुकश, मैं थोड़ी देर में वहां आती हूँ। माया की स्पोर्ट्स कार वहां से जाने के बाद लुकश ने एक नज़र दोबारा पार्किंग एरिया की ओर देखा। विद्युत जैसे कोल्ड हार्टेड इंसान का अपनी वाइफ को लेकर पॉसेसिव होना लुकश के लिए ज्यादा हैरत वाली बात नहीं थी, मगर इतनी जल्दी डेविल का क्रूल पॉसेसिवनेस देखने के बाद लुकश थोड़ा परेशान जरूर हो गया था। पॉसेसिवनेस शब्द एक हद तक रिलेशनशिप में ठीक जरूर होता है, मगर उस पॉसेसिवनेस का एक्सट्रीम हो जाना किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए घातक साबित हो सकता है। लुकश बस सोच रहा डेविल का पॉसेसिवनेस लिमिट तक ही रहे, वरना। माया जल्दी ही विद्युत के भेजे गए लोकेशन के अकॉर्डिंग होटल 5th सेंचुरी आ गई। संजीव होटल के बाहर माया को रिसीव करने के लिए खड़ा था। माया जैसे ही कार से बाहर आई, वैसे ही संजीव ने उसके पास आकर रिस्पेक्टफुली कहा, लेडी बॉस मेरे साथ आइए, बॉस आपका ऊपर वेट कर रहे हैं। संजीव के मुंह से दोबारा लेडी बॉस वर्ड सुनकर माया ने उससे हल्की मुस्कान के साथ कहा, संजीव लेडी बॉस थोड़ा अजीब साउंड करता है, अगर हो सके तो मुझे मैडम ही कहे के बुला लो। लेडी बॉस वर्ड मेरे कानों में थोड़ा चुभता है। माया की बात पहले तो संजीव को थोड़ी अजीब लगी, मगर जब उसे माया के बातों का मतलब समझ में आया, तब उसके चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड स्माइल उभर आई। माया अपनी टेरिटरी की बॉस थी। संजीव ने जब माया के बातों के बारे में दोबारा सोचा, तब जाकर उसे एहसास हुआ, माया को लेडी बॉस कहना एक तरीके से उसकी डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है। संजीव अपनी गलती मानते हुए बोला, आई एम सॉरी मैडम, मैं आपकी बातों का मतलब समझ गया, आगे से मैं आपको माया मैडम ही कहूंगा। संजीव की बात सुनकर माया हल्की संतुष्ट हुई। संजीव माया को लेकर टॉप फ्लोर के प्राइवेट रूम के बाहर आया। फिर उसने रूम का डोर ओपन करते हुए माया से कहा, बॉस और लिटिल बॉस अंदर ही है मैडम। संजीव की बात सुनकर माया रूम के अंदर जाने से पहले संजीव से कहा, तुम भी कुछ खा लेना संजीव। माया की बात सुनकर संजीव ने हल्का शर्माते और मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। माया प्राइवेट रूम के अंदर एंटर हुई। उसने देखा अयांश अब भी विद्युत के गोद में सो रहा है और विद्युत अपने टैब में कुछ कर रहा है। माया ने अपना ओवरकोट उतारते हुए विद्युत से कहा, अयांश अब भी सो रहा है। माया की बात सुनकर विद्युत ने अपना टैब ऑफ करके काउच पर फेंक दिया और माया की ओर देखकर कहा, हम उसे शायद तेज नींद आ रही थी, तुम जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। विद्युत की बात सुनकर माया वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। वो लोग जिस प्राइवेट रूम में थे वो बहुत क्लासी और लग्जूरियस थी, उसके अंदर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम भी था। माया के वॉशरूम के अंदर जाने के बाद विद्युत भी अयांश को काउच पर लिटाकर अपने टाई की नॉट ढीली करते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गया। एपिसोड 66, आई वॉन्ट टू किस यू। संजीव अपनी गलती मानते हुए बोला, आई एम सॉरी मैडम, मैं आपकी बातों का मतलब समझ गया, आगे से मैं आपको माया मैडम ही कहूंगा। संजीव की बात सुनकर माया हल्की संतुष्ट हुई। संजीव माया को लेकर टॉप फ्लोर के प्राइवेट रूम के बाहर आया। फिर उसने रूम का डोर ओपन करते हुए माया से कहा, बॉस और लिटिल बॉस अंदर ही है मैडम। संजीव की बात सुनकर माया ने रूम के अंदर जाने से पहले संजीव से कहा, तुम भी कुछ खा लेना संजीव। माया की बात सुनकर संजीव ने हल्का शर्माते और मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। माया प्राइवेट रूम के अंदर एंटर हुई। उसने देखा अयांश अब भी विद्युत के गोद में सो रहा है और विद्युत अपने टैब में कुछ कर रहा है। माया ने अपना ओवरकोट उतारते हुए विद्युत से कहा, अयांश अब भी सो रहा है। माया की बात सुनकर विद्युत ने अपना टैब ऑफ करके काउच पर फेंक दिया और माया की ओर देखकर कहा, हम उसे शायद तेज नींद आ रही थी, तुम जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। विद्युत की बात सुनकर माया वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। वो लोग जिस प्राइवेट रूम में थे वो बहुत क्लासी और लग्जूरियस थी, उसके अंदर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम भी था। माया के वॉशरूम के अंदर जाने के बाद विद्युत भी अयांश को काउच पर लिटाकर
अपने टाई की नॉट ढीली करते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वॉशरूम के अंदर माया वॉश बेसिन के सामने खड़ी अपने चेहरे पर पानी की छींटें मार ही रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई। माया ने जल्दी से उस प्रेजेंस पर रिएक्ट नहीं किया। उसने आराम से अपना चेहरा वॉश किया। उसके बाद उसने हैंगर से हैंड टॉवल उठाकर अपन चेहरा पोंछते हुए पलटकर अपने पीछे देखा। जैसा कि माया ने अस्यूम किया ही था, उसके पीछे विद्युत खड़ा था। विद्युत अपने शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए माया को ही इंटेंसिटी से देख रहा था। उसके टाई की नॉट हल्की ढीली थी और उसके शर्ट के ऊपरी कुछ बटन्स खुले हुए थे। विद्युत उस हल्के मेसी और कैफरी अटायर में आम दिनों से थोड़ा हटकर मगर बेहद ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग दिख रहा था। माया का आई कांटेक्ट जैसे ही विद्युत की समुद्र सी गहरी नीली आंखों से हुआ, वैसे ही उसकी हॉट बीट हल्की तेज हो गई। उसके हाथ भी अपना चेहरा पोंछते हुए रुक गए। विद्युत की आंखें इंटेंस होने के साथ ही डार्कनेस से भरी हुई थी, मगर उसके पोकर फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से बता पाना असंभव था उसके दिमाग में एक्चुअल में क्या चल रहा है। विद्युत ने माया की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। जब विद्युत माया के बिल्कुल करीब आया, तब जाकर माया अपने सेंसेस में वापस आई। माया की नज़रें बहुत तेज और ऑब्जर्विव थी। वो एक नज़र में ही किसी इंसान का चेहरा देखकर उसके मन की बात समझ सकती थी। मगर विद्युत एकलौता इंसान था जिसके चेहरे से माया उसके थॉट्स को पढ़ नहीं पाती थी। पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक माया एक तरीके से विद्युत का माइंड रीड नहीं कर पाई थी। और ये बात माया को हमेशा से विद्युत की ओर अट्रैक्ट करती थी। माया को हमेशा से ये बात जानने की क्यूरियोसिटी होती थी कि ये इंसान आखिर सोचता क्या है। विद्युत को अचानक अपने बिल्कुल करीब पाकर माया हल्का लड़खड़ा गई, मगर वो पूरी तरह अनबैलेंस्ड हो पाती उससे पहले ही विद्युत ने उसे कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया। माया की डेलिकेट कमर विद्युत के एक हाथ में ही समा गई थी। विद्युत ने जब पूरी तरह माया के कमर को अपने हाथों में भरा, तब उसे एहसास हुआ कपड़े के ऊपर से भी माया की कमर रुई सी सॉफ्ट और स्मूथ है। विद्युत ने माया की कमर को टटोलना शुरू कर दिया। विद्युत की सेंशुअल छुअन के कारण माया की बॉडी हल्की स्टिफ हो गई। उसने अपना सर उठाकर विद्युत की ओर देखा और उससे धीमे स्वर में पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो मिस्टर विद्युत? माया का सवाल सुनकर विद्युत के हाथ रुक गए। उसने अपनी पलकें झुकाकर माया की ओर देखा, फिर उसने माया को कमर से पकड़कर वॉश बेसिन स्लैब पर बिठा दिया। माया ने जब अपने पैरों को आपस में जोड़ने की कोशिश की, तब उसे रियलाइज हुआ विद्युत उसके पैरों के बीच में खड़ा है। विद्युत के स्टैंडिंग पोजीशन के बारे में दोबारा सोचने मात्र से माया का गोरा चेहरा सुर्ख लाल हो गया। माया ने अपनी पलकें कई बार झपकाए। उसका हमेशा काम और रिलैक्स रहने वाला सुंदर चेहरा विद्युत की करीबी के कारण इनोसेंस और नर्वसनेस से भर गया था। विद्युत ने गहराई से माया का रिएक्शन देखा। विद्युत को कल तक माया का शाई रिएक्शन थोड़ा अजीब लग रहा था, मगर आज उसे माया का शाई रिएक्शन अच्छा लगा। माया लंदन में पली बढ़ी थी। उसकी अपब्रिंगिंग एक ऐसे सोसाइटी में हुई थी जहां के लोग बेशर्मी को अपना कल्चर मानते हैं, मगर माया उस बोल्ड एनवायरनमेंट में रहने के बाद भी प्योर, इनोसेंट और शाई थी। भले ही बात अगर दूसरे फील्ड की हो, तो माया यूजुअली लड़कों को भी डोमिनेट कर देती थी, मगर बात जब इंटीमेट रिलेशनशिप की हो, तब उसे डोमिनेट करना बहुत ईजी था। विद्युत को माया को डोमिनेट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते थे। विद्युत ने झुककर माया के गाल से अपनी नोज रब करते हुए लो वॉइस में कहा, आई एम योर हस्बैंड मिसेज माया विद्युत सिंघानिया। सो कॉल मी विद्युत, नॉट मिस्टर विद्युत। विद्युत ने बात सुनकर माया ने अपने होठ आपस में भींचते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई, पर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हटो मेरे सामने से, मुझे बाहर जाना है। अयांश जग गया होगा। माया की बात सुनकर विद्युत ने उसे कमर से पकड़कर दोबारा से खुद के करीब कर लिया। माया की सॉफ्ट बॉडी सीधे विद्युत की हार्ड बॉडी से जा टकराई। माया जितना विद्युत से दूरी बनाना चाहती थी, अब वो विद्युत के उतना ही करीब आ चुकी थी। विद्युत के उस मूव के बाद उन दोनों की पोजीशन भी पहले से ज्यादा इंटेंस और अग्रेसिव हो चुकी थी। विद्युत ने माया के कान में अपनी गर्म गहरी सांसें छोड़ते हुए डार्क वॉइस में कहा, मैं जानता हूँ अयांश अब हमारा बेटा है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर तुम उसे मुझसे ज्यादा अटेंशन नहीं दे सकती। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ, तुम्हें उससे ज्यादा मुझ पर फोकस करना होगा। विद्युत की बात सुनकर माया की आईब्राउज आपस में जुड़ गई। जब विद्युत ने माया के कान के पीछे किस करने के बाद अपना चेहरा माया के सामने किया, तब माया ने उसकी आंखों में गौर से देखते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ? माया के सवाल पर विद्युत ने बिना इमोशन के सपाट लहजे में कहा, तुम मेरी फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी को प्रायोरिटी नहीं देता। विद्युत की जवाब सुनकर माया के लिप्स उपहास के साथ हल्के तिरछे मुड़े। माया ने विद्युत से पूछा, अयांश,
उसका क्या? क्या तुम उसे प्रायोरिटी नहीं देते? माया के सवाल पर विद्युत ने एक शब्द कहा, नहीं। विद्युत का जवाब सुनकर माया के उपहास भरे भाव फ्रीज हो गए। विद्युत का स्टनिंग चेहरा देखकर साफ बताया जा सकता था, वो अपने शब्दों को लेकर सीरियस है। माया ने कुछ पल ठहर कर विद्युत से कहा, तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? वो तुम्हारा अपना। माया बोल ही रही थी, तभी विद्युत ने माया की बात बीच में इंटरप्ट करते हुए इमोशनलेस आवाज में कहा, अयांश सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो तुम्हारा बेटा होता तो वो जरूर मेरी लाइफ में प्रायोरिटी के तौर पर होता, मगर वो तुम्हारा और मेरा बेटा नहीं है। फ्यूचर में हमारे बच्चे मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में जरूर होंगे, मगर अयांश उस लिस्ट में नहीं आएगा। अयांश बस मेरी एक गलती का नतीजा है। विद्युत की आखिरी लाइन सुनकर माया के सुंदर चेहरे पर एकदम से कठोर भाव आ गए। माया अपना फॉरहेड विद्युत के शोल्डर पर टिकाते हुए बोली, तुम्हारी नहीं, हमारी। अगर अयांश किसी गलती का नतीजा है तो उस गलती में हम दोनों के बराबर का योगदान है। हमें पहले ही ट्रस्ट और केयरलेसली शब्द से नाता तोड़ देना चाहिए था। माया की बात सुनकर विद्युत ने जीरो इमोशन के साथ वॉल मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए कहा, आई ट्रस्ट यू। विद्युत के मुंह से अपने लिए ट्रस्ट वर्ड सुनकर माया की बंद आंखें एकदम से खुल गई। विद्युत के बातों का इनडायरेक्ट मतलब था, उसे ट्रस्ट शब्द पर आज भी ट्रस्ट है। पर क्या ऐसा सच में था? माया ने अपना सर उठाकर विद्युत से पूछा, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है तो तुमने मेरे पीछे अपने आदमी क्यों लगाए हैं? तुम मुझ पर नजर क्यों रखते हो? माया के सवाल पर विद्युत ने आराम से उसके माथे और गालों पर चिपके बालों के लट को अपनी सख्त उंगलियों से माया के कान के पीछे करते हुए कहा, मुझे ऐसा करना पसंद है। तुम पूरे दिन में क्या करती हो वो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को तुम पर नजर रखने के लिए कहा है, ताकि वो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता सके। विद्युत का सिली एक्सक्यूज सुनकर माया मुस्कुराई। विद्युत ऐसे एक्सक्यूज दे रहा था जैसे वो प्यार में हो। माया ने कुछ पल रुककर विद्युत से पूछा, ओके, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जानना चाहती हूँ, तुम पूरे दिन में क्या क्या करते हो? माया की बात सुनकर विद्युत ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्या तुम सच में जानने में इंटरेस्टेड हो? हाँ, मैं हूँ। माया की हामी सुनकर विद्युत बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अपना शेड्यूल सेंड कर दूंगा। तुम उसके हिसाब से इंडिया में अपने उस सबॉर्डिनेट को मुझ पर नजर रखने के लिए भेज देना जिसे तुम भेजना चाहती हो। विद्युत की बात सुनकर माया स्पीचलेस हो गई। उसके सामने खड़ा इंसान शायद इस दुनिया का इकलौता इंसान था जो सामने से खुद पर ही नजर रखने के लिए बोल रहा था। माया को चुप देखकर विद्युत ने उससे पूछा, तो तुम मुझ पर कब से नजर रखवाने वाली हो? विद्युत की बात सुनकर माया अपने स्पीचलेस जोन से बाहर आई। उसने विद्युत की आंखों में डाउटफुली देखा, मगर विद्युत की आंखों में क्यूरियोसिटी की हल्की झलक देखकर माया दोबारा स्पीचलेस हो गई। विद्युत सच में जानना चाहता था माया कब से उस पर नजर रखने वाली है। माया ने कुछ पल रुककर अपना गला साफ करते हुए कहा, जल्द ही। माया ने जब विद्युत के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे अपने सामने से हटने को बोलने के लिए अपना मुंह खोला, तभी विद्युत ने झुककर उसके लिप्स के अगेंस्ट फुसफुसाती आवाज में कहा, आई वॉन्ट टू किस यू। विद्युत की बात सुनकर माया की आवाज उसके मुंह में ही दब कर रह गई। विद्युत के लिप्स बोलते वक्त भी माया के लिप्स से टच हो रहे थे। विद्युत ने अपनी बात पूरी करते ही माया के लिप्स को अपने मुंह में भर लिया। विद्युत के पैशनेट किस को फील करते हुए माया के हाथों की पकड़ विद्युत के मैस्कुलर शोल्डर पर कस गई। एक वक्त के बाद माया ने विद्युत के शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी। विद्युत ने धीरे धीरे माया के ऊपर लिप को प्लेफुली सक करते हुए उसे कमर से पकड़कर अपने गोद में उठा लिया। माया के दोनों पैर भी विद्युत के उस एक्शन के बाद ऑटोमेटिकली विद्युत के वेस्ट में रैप हो गए थे। विद्युत का एक हाथ माया के कमर पर था और उसका दूसरा हाथ माया के पीठ पर चल रहा था। विद्युत ने माया के ऊपर लिप से हटकर उसके लोअर लिप को प्लेफुली सक करते हुए उसकी पीठ को वॉल से लगा दिया। दूसरी तरफ आर्य मैंशन मिस्टर रुद्र अपने बेडरूम में अपना ब्लेजर उतार रहे थे। स्ट्रेसफुल बिजनेस ट्रिप की थकान उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मिस्टर रुद्र ने अपना ब्लेजर उतारने के बाद उसे सलीके से मोड़कर काउच पर रखा ही था, तभी जरा दंदनाकर रूम के अंदर आए और उसने गुस्से में मिस्टर रुद्र से कहा, रुद्र, आपने नताशा की जगह पर माया को वोट दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नताशा आपकी छोटी बेटी है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जारा की ऊंची आवाज सुनकर मिस्टर रुद्र की आंखें सर्द हो गई। उन्होंने जारा को कोल्डली घूरते हुए कहा, अपनी आवाज नीचे करके मुझसे बात किया करो मिस जारा। और तुम मेरे बेडरूम में बगैर परमिशन आई तो आई कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? एपिसोड 67 अनएक्सपेक्टेड वॉशरूम इंटिमेसी।
विद्युत की बात सुनकर माया की आवाज उसके मुंह में ही दब कर रह गई। विद्युत के लिप्स बोलते वक्त भी माया के लिप्स से टच हो रहे थे। विद्युत ने अपनी बात पूरी करते ही माया के लिप्स को अपने मुंह में भर लिया। विद्युत के पैशनेट किस को फील करते हुए माया के हाथों की पकड़ विद्युत के मैस्कुलर शोल्डर पर कस गई। एक वक्त के बाद माया ने विद्युत के शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी। विद्युत ने धीरे धीरे माया के ऊपर लिप को प्लेफुली सक करते हुए उसे कमर से पकड़कर अपने गोद में उठा लिया। माया के दोनों पैर भी विद्युत के उस एक्शन के बाद ऑटोमेटिकली विद्युत के वेस्ट में रैप हो गए थे। विद्युत का एक हाथ माया के कमर पर था और उसका दूसरा हाथ माया के पीठ पर चल रहा था। विद्युत ने माया के ऊपर लिप से हटकर उसके लोअर लिप को प्लेफुली सक करते हुए उसकी पीठ को वॉल से लगा दिया। दूसरी तरफ आर्य मैंशन मिस्टर रुद्र अपने बेडरूम में अपना ब्लेजर उतार रहे थे। स्ट्रेसफुल बिजनेस ट्रिप की थकान उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मिस्टर रुद्र ने अपना ब्लेजर उतारने के बाद उसे सलीके से मोड़कर काउच पर रखा ही था, तभी जरा दंदनाकर रूम के अंदर आए और उसने गुस्से में मिस्टर रुद्र से कहा, रुद्र, आपने नताशा की जगह पर माया को वोट दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नताशा आपकी छोटी बेटी है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जारा की ऊंची आवाज सुनकर मिस्टर रुद्र की आंखें सर्द हो गई। उन्होंने जारा को कोल्डली घूरते हुए कहा, अपनी आवाज नीचे करके मुझसे बात किया करो मिस जारा। और तुम मेरे बेडरूम में बगैर परमिशन आई तो आई कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? मिस्टर रुद्र की बात सुनकर जारा के फेशियल एक्सप्रेशंस अगली हो गए। जारा उखड़े हुए स्वर में बोली, मैं आपकी वाइफ हूं रुद्र, आपके रूम में आने के लिए मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। जारा की बात सुनकर मिस्टर रुद्र के चेहरे पर कठोर भाव आ गए। मिस्टर रुद्र ने कठोरता से जारा को देखा और अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, कोई मेरी बेटी पर सवाल ना उठाए। सिर्फ इसीलिए मैंने तुम्हें अपना सरनेम दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने सिरनेम के साथ तुम्हें अपनी बीवी होने का भी हक दिया है। तुम इस घर में हो क्योंकि तुमने धोखे से ही सही पर मेरी बेटी को जन्म दिया है। इसीलिए अपनी लिमिट्स में रहा करो और मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मिस्टर रुद्र की बात सुनकर जारा की गुस्सैल आंखें हल्की नम हो गईं। मिस्टर रुद्र का हर एक शब्द किसी जहरीले तीर की तरह जारा के दिल में लगा। जारा बचपन से मिस्टर रुद्र से प्यार करती थी। कुछ साजिशें रचने के बाद उसे एक समय में मिसेज रुद्र आर्य का टैग भी मिल गया था, मगर पूरी तरह से पत्नी होने का हक उसे कभी नहीं मिला था। एक घर में रहने के बावजूद मिस्टर रुद्र और जारा का रूम अलग अलग था। पूरे 19 साल तक एक घर में पति पत्नी के रिश्ते के साथ रहने के बावजूद मिस्टर रुद्र और जारा कभी एक कमरे में साथ नहीं रहे थे। यहां तक कि जारा को मिस्टर रुद्र के बेडरूम में बगैर परमिशन जाने की इजाजत भी नहीं थी। जारा की नम आंखें देखने के बाद भी मिस्टर रुद्र के कठोर भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा जारा को अब भी अपने रूम में देखकर उनकी आंखों में ठंडक और कठोरता दोनों बढ़ने लगी। मिस्टर रुद्र ने अपने गुस्से को दबाते हुए कठोर लहजे में कहा, जारा, प्लीज मेरे रूम से बाहर चली जाओ। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठता, मगर मेरे गार्ड्स मेरे प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं। मिस्टर रुद्र की आखिरी बात सुनकर जारा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, मगर उनसे आगे मिस्टर रुद्र से बहस करने की हिम्मत नहीं की। जारा जानती थी मिस्टर रुद्र को ऑफेंड करना या उन्हें उकसाना उसके खुद लिए भविष्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए वो गुस्से में पैर पटकते हुए मिस्टर रुद्र के रूम से बाहर चली गई। जारा के जाने के कुछ वक्त बाद मिस्टर रुद्र अपनी शिगार बंद करते हुए रूम से अटैच बालकनी में चले आए। बालकनी में जंगल से आती हल्की ताजी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मिस्टर रुद्र वही रेलिंग से टिककर शिगार का लंबा लंबा कस भरने लगे। कुछ पलों के बाद मिस्टर रुद्र की आंखें जैसे ही बंद हुईं, वैसे ही उनके कानों में 4 साल के किसी बच्ची क्यूट और मासूम आवाज गूंजने लगी, डैडी, आज मेरा बर्थडे है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए। माया, बेबी, आज प्रथम का भी बर्थडे है और प्रथम वहां अकेला है। मैं उसे लेकर कल तक वापस आ जाऊंगा। यहाँ मम्मा और रोहित है ना आपके साथ, पर प्रथम के साथ वहां कोई भी नहीं है। सोचो उसे कितना बुरा लगेगा अगर मैं भी उसके पास नहीं जाऊंगा तो। मैं जानती हूँ डैडी, पर मुझे आज कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा है आपको जाने देने का। अब मैं क्या करूं? प्लीज आप मत जाए ना। 4 साल की माया की आखिरी लाइन कान में गूंजते ही मिस्टर रुद्र ने अपनी बंद आंखें खोल दी। उनके आंखों के कोने हल्के लाल हो गए थे, उसमें पानी की भी हल्की परत उतर आई थी। हालांकि बता पाना मुश्किल था वो सिर्फ पानी थे या आंसू। मिस्टर रुद्र ने रेलिंग पर अपने हाथों की पकड़ कसते हुए धीमे स्वर में कहा, काश काश मैंने उस दिन आपकी बात मान ली होती माया। काश मैं उस दिन आप लोगों को छोड़कर नहीं जाता,
तो आज हमारी फैमिली ऐसी बिखरी हुई नहीं होती। खुद से ही बातें करते हुए मिस्टर रुद्र ने काश शब्द का कितनी बार जिक्र किया था। उसका उन्हें खुद कोई अंदाजा नहीं था। उनकी आंखों में भी एक ऐसी उलझन, दर्द और पछतावा नजर आ रही थी जिसका कोई पश्चाताप ना हो। होटल फिफ्थ सेंचुरी। पिछले 10 मिनट से विद्युत कंटिन्यूअसली माया को किस किए जा रहा था। उसकी प्लेफुल पैशनेट किस अब ब्रेथलेस किस में बदल चुकी थी। माया जब अंत में पूरी तरह ब्रेथलेस होकर अपनी लिमिट्स पर आ गई, तब जाकर विद्युत ने उसके लिप्स को रियलाइज किया। विद्युत के छोड़ते ही माया अपना फॉरहेड विद्युत के हार्ड चेस्ट पर टिकाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वो अब भी उसी इंटेंस पोजीशन में विद्युत के बाहों में थी। विद्युत जीरो इमोशन के साथ माया की पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए उसे शांत होने में मदद कर रहा था। माया के पूरी तरह से शांत हो जाने के बाद विद्युत ने उसे वॉश बेसिन स्लैब पर बैठा दिया। माया इस बीच विद्युत के सीने से लगी हुई थी। विद्युत ने माया से दूर होने से पहले उसके फॉरहेड पर अपना होठ रखते हुए कहा, यही बैठो, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। उसके बाद हम बाहर चलकर लंच करेंगे। ओके। माया विद्युत की बात मानकर चुपचाप स्लैब पर बैठ गई। विद्युत ने सबसे पहले अपना टाई निकालकर माया की ओर बढ़ा दिया। माया ने भी बगैर कुछ कहे विद्युत के हाथ से टाई ले ली। विद्युत ने अपने चेहरे पर ठंडे पानी के कुछ छींटे मारे। उसके बाद जब उसने अपना सर उठाकर माया की ओर देखा, तब माया उसे अपलक देखती रह गई। विद्युत के स्टनिंग चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें थी। उसके कुछ बाल भी भीगकर उसके माथे पर बिखर गए थे। उसके परफेक्ट जो लाइन और चीन से लुढ़क कर उसके हार्ड गर्दन पर पड़ती पानी की बूंदें उसे बेहद ही मेस्मराइजिंग और हॉट लुक दे रही थी। विद्युत ने एक हाथ से अपने चेहरे पर आए पानी की बूंदों को ऊपर से नीचे तक पोंछते हुए माया की ओर अपना दूसरा हाथ बढ़ाया। विद्युत इशारे से माया को हैंड टॉवल देने के लिए बोल रहा था, मगर माया उसके चार्मिंग चेहरे में इतनी ज्यादा खो चुकी थी कि उसने विद्युत के इशारे पर कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। विद्युत की आईब्राउज आपस में जुड़ गई। उसने अपनी बंद आंखें खोलकर माया की ओर देखा। माया की नजरें कंटिन्यूअसली खुद पर पाकर विद्युत उसकी ओर झुका और उसने धीमी गहरी आवाज में पूछा, वाइफी, क्या किससे तुम्हारा मन नहीं भरा? क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए? विद्युत की बात सुनकर माया अपने सेंसेस में वापस आई और उसने हल्की एम्बैरेसमेंट से विद्युत की ओर देखा, पर उससे कुछ बोला नहीं गया। विद्युत ने माया के सुंदर चेहरे को कुछ पल देखने के बाद एकदम से उसका हाथ अपने पैंट के बटन पर रखते हुए डीप सेडक्टिव वॉइस में कहा, अगर तुम चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे पैंट का बटन खोल दो। उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा। विद्युत की बात सुनकर माया की आंखें बड़ी हो गई। जब उसे एहसास हुआ उसका हाथ कहाँ है, तब उसका सुंदर चेहरा भी लाल होकर लावा की तरह गर्म होने लगा। माया ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, मगर विद्युत के मजबूत पकड़ के कारण वो ऐसा कर नहीं पाए। विद्युत ने पहले माया को परेशान करने के लिए उस सेंशुअल इंटीमेट मूवमेंट को किया था, पर माया के कोमल हाथों का स्पर्श पाते ही उसका शरीर अकड़ गया था। विद्युत ने अपने फ्लोटिंग इमोशंस को काबू करने के लिए तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, मगर उसके कठोर शरीर में आ रहे बदलाव थमे नहीं। उल्टा माया की अनचाही फिंगर मूवमेंट की वजह से विद्युत के बॉडी हिट बढ़ गई। माया को भी विद्युत के अंदर आ रहे बदलाव साफ तौर पर दिख रहे थे। उसने कई बार अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, पर विद्युत की मजबूत पकड़ के कारण वो अपना हाथ पीछे खींच नहीं पाए। माया ने विद्युत के डिजायरेबल फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, विद्युत, मेरा हाथ, तुम मेरा हाथ तोड़ना चाहते हो क्या? माया की बात सुनकर विद्युत ने अपनी आंखें खोली। उसके आंखों के कोने थोड़े लाल हो गए थे। शायद विद्युत का सेल्फ कंट्रोल अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका था। माया ने विद्युत की हंटिंग आइज देखी तो वो खुद में सिमट गई। विद्युत ने एक लंबी सांस लेकर माया का हाथ अपने पैंट पर रब करते हुए डार्क इंटेंस वॉइस में कहा, वाइफी, आई नीड यू, जस्ट गिव मी योर 15 मिनट्स। विद्युत की डिमांड सुनकर माया ने अपने होठ भींच लिए, मगर उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने विद्युत को कुछ पल घूरा। विद्युत की कंडीशन देखकर ना माया उसे ना कहे पा रही थी और ना ही हाँ। माया ने अंत में बगैर कुछ कहे अपना दोनों हाथ विद्युत के कमर में लपेटकर विद्युत को टाइटली हग कर लिया। माया का जवाब समझते ही विद्युत ने बगैर देरी किए माया के जीन्स का बटन खोल दिया। विद्युत के ऐसा करते ही माया के हाथों की पकड़ उसके कमर के इर्द गिर्द कस गई। विद्युत माया को लेकर वही वॉशरूम में लगे मीडियम साइज काउच ले पास आया। इस बीच उसने अपने और माया के लोअर क्लोथ ऑलमोस्ट रिमूव कर दिया था। विद्युत माया के गाल को पैशनेटली सक करते हुए जैसे ही काउच पर बैठा, वैसे ही माया की तेज सिसकी पूरे वॉशरूम में गूंज गई। माया ने अपना दोनों हाथ विद्युत के गले में लपेटकर अपना चेहरा विद्युत के गर्दन में छुपा लिया। उसके दोनों पैर भी विद्युत के वेस्ट में टाइटली रैप हो गए थे।
विद्युत ने 2 सेकंड के पॉज के बाद अपनी इंटेंस इंटमेट मूवमेंट कंटिन्यू करते हुए टी शर्ट की के अंदर माया की पलती कमर को अपने हाथों में भर लिया। हाई नेक टी शर्ट होने की वजह से विद्युत को जब थोड़ा डिस्टर्बेंस फील हुआ, तब उसने माया का टी शर्ट भी रिमूव कर दिया। माया के लिए आज का वॉशरूम इंटीमेसी एक्सपीरियंस टोटली अनएक्सपेक्टेड था। माया ने कभी नहीं सोचा था उसकी लाइफ में कोई ऐसा दिन भी आएगा जब उसे किसी लड़के के फ्लोटिंग हार्मोन्स कंट्रोल करने के लिए उसके साथ होटल के वॉशरूम जैसी जगह पर इंटीमेट होना होगा। तकरीबन 15 मिनट की इंटेंस इंटीमेसी के बाद विद्युत ने अपनी इंटीमेट मूवमेंट्स रोकी और उसने गहरी सांसें लेकर अपना चेहरा माया के बालों में छुपा लिया। माया की सांसें बुरी तरह उखड़ चुकी थी। उसने अपने शरीर को विद्युत के ऊपर निढाल छोड़ दिया था। माया ने अभी कुछ राहत की सांस ली थी, तभी अयांश ने वॉशरूम का डोर नॉक करके अपनी धीमी क्यूट कोल्ड वॉयस में कहा, मम्मा, डैडी, क्या आप दोनों अंदर हो? एपिसोड 68, बॉस। माया आर्य पावर में नहीं आई। विद्युत माया के गाल को पैशनेटली सक करते हुए जैसे ही काउच पर बैठा, वैसे ही माया की तेज सिसकी पूरे वॉशरूम में गूंज गई। माया ने अपना दोनों हाथ विद्युत के गले में लपेटकर अपना चेहरा विद्युत के गर्दन में छुपा लिया। उसके दोनों पैर भी विद्युत के वेस्ट में टाइटली रैप हो गए थे। विद्युत ने 2 सेकंड के पॉज के बाद अपनी इंटेंस इंटमेट मूवमेंट कंटिन्यू करते हुए टी शर्ट की के अंदर माया की पलती कमर को अपने हाथों में भर लिया। हाई नेक टी शर्ट होने की वजह से विद्युत को जब थोड़ा डिस्टर्बेंस फील हुआ, तब उसने माया का टी शर्ट भी रिमूव कर दिया। माया के लिए आज का वॉशरूम इंटीमेसी एक्सपीरियंस टोटली अनएक्सपेक्टेड था। माया ने कभी नहीं सोचा था उसकी लाइफ में कोई ऐसा दिन भी आएगा जब उसे किसी लड़के के फ्लोटिंग हार्मोन्स कंट्रोल करने के लिए उसके साथ होटल के वॉशरूम जैसी जगह पर इंटीमेट होना होगा। तकरीबन 15 मिनट की इंटेंस इंटीमेसी के बाद विद्युत ने अपनी इंटीमेट मूवमेंट्स रोकी और उसने गहरी सांसें लेकर अपना चेहरा माया के बालों में छुपा लिया। माया की सांसें बुरी तरह उखड़ चुकी थी। उसने अपने शरीर को विद्युत के ऊपर निढाल छोड़ दिया था। माया ने अभी कुछ राहत की सांस ली ही थी, तभी अयांश ने वॉशरूम का डोर नॉक करके अपनी धीमी क्यूट कोल्ड वॉयस में कहा, मम्मा, डैडी, क्या आप दोनों अंदर हो? अयांश की बात सुनकर माया का रिलैक्स हुआ शरीर पूरी तरह अकड़ गया। उसके सुर्खलाल चेहरे पर भी ऐसे भाव उमड़ आए जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। मगर माया से बिल्कुल विपरीत विद्युत के हैंडसम चेहरे पर बिल्कुल रिलैक्स्ड और काम एक्सप्रेशन थे। माया ने धीमी हकलाती आवाज में विद्युत ब्लेम करते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी फ्लोटिंग डिजायर्स की वजह से आज मैं ऐसी एम्बेरसिंग सिचुएशन में फंसी हूं। अगर तुम वो सारी शेमलेस हरकतें नहीं करते, तो आज मैं ऐसी सिचुएशन में अपने बेटे के सामने नहीं फंसती। माया के अनस्टॉपेबल ब्लम्स सुनकर विद्युत की आईब्राउज कस गई। क्या हुआ अगर उसने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया? उसने किसी गैर लड़की के साथ तो कुछ नहीं किया था। उसने जो भी किया था अपनी 6 साल पुरानी वाइफ के साथ किया था। विद्युत ने माया के डेलिकेट कमर पर अपनी पकड़ मजबूत किया और दोबारा अपनी इंटीमेट मूवमेंट्स कंटिन्यू करते हुए डार्क वॉयस में कहा, इसमें एम्बेरसिंग जैसा क्या है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। तुमने पहले मुझे खुद के करीब नहीं आने दिया, और अब जब तुमने मुझे खुद के करीब आने की परमिशन दी है, तो मैं तुम्हारे करीब क्यों ना आऊं? विद्युत की सेंशुअल मूवमेंट्स की वजह से माया की हल्की हुई सांसें दोबारा तेज हो गई। माया ने विद्युत के शोल्डर पर अपने हाथों की पकड़ कसते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है, पर हर चीज के लिए जगह और समय बनाई गई है। तुम ऐसे ही कभी भी अपना सेल्फ कंट्रोल लूज नहीं कर हो सकते हो। जरा सोचो, तब क्या होता अगर आज मैं यहां ना होती तो? माया के सवाल पर विद्युत ने उसके नेक और क्लीवेज पर पैशनेटली किस करते हुए धीमी कोल्ड डिटर्मिन्ड ट्यून में कहा, वो सिर्फ तुम हो जिसके सामने मैं अपना सेल्फ कंट्रोल लूज करता हूं। वो सिर्फ तुम हो जिसके लिए मुझे कुछ फील होता है। तुम्हारे अलावा मुझे किसी और के लिए कुछ फील ही नहीं होता है। अपना सेल्फ कंट्रोल लूज करना तो बहुत दूर की बात है। विद्युत का जवाब सुनकर माया एकदम से स्पीचलेस हो गई। माया को भी पता था विद्युत की बात बिल्कुल सच थी। उस दिन होटल में वो लड़की फुल नेकेड होकर विद्युत के सामने आकर खड़ी हो गई थी, मगर विद्युत ने उसकी ओर देखा भी नहीं था। माया ने अपना ध्यान दोबारा से मेन टॉपिक पर लाते हुए रिक्वेस्ट भरे लहजे में कहा, विद्युत, प्लीज स्टॉप इट। अयांश बाहर हमारा वेट कर रहा होगा। मुझे भी जल्दी से प्रिजनर जाना है। प्लीज डोंट डू दिस। माया के मुंह से प्लीज वर्ड सुनकर विद्युत रुक गया। उसने अपना सर उठाकर माया की ओर बिना इमोशन के देखा। ये दूसरी बार था जब माया ने विद्युत को प्लीज वर्ड कहा था। इससे पहले माया ने 6 साल पहले तब विद्युत को प्लीज वर्ड कहा था, जब वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी। विद्युत ने माया को कुछ पल गौर से देखने के बाद उसके फॉरहेड पर पैशनेटली किस करके ठंडे लहजे में कहा, अगली बार से याद रखना, तुम्हारे लिए
मेरा प्यार अंबेरा सिंह नहीं हॉलो है। विद्युत के मुंह से प्यार वर्ड सुनकर माया ने अपनी बंद आंखें खोल दी। क्या विद्युत ने इनडायरेक्टली अभी अभी उससे अपने प्यार का इजहार किया था? माया ने कई बार मासूमियत से अपनी पलकें झपकाए, मगर उसने कहा कुछ नहीं। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं जुट रहे थे। प्यार वर्ड जिसे माया कभी मजाक समझती थी, विद्युत जैसे इंसान के मुंह से वही वर्ड सुनने के बाद माया को वो शब्द किसी ऐसे भारी पहाड़ की तरह लग रहा था जिसके तले वो कभी भी नहीं दबना चाहती थी। विद्युत माया को थामे हुए काउच से उठा और फिर उसने माया को काउच पर बिठा दिया। अयांश ने डोर नॉक जरूर किया था, पर एक बार से ज्यादा बार उसने डोर नॉक नहीं किया था। विद्युत ने सबसे पहले अपने कपड़े ठीक किए। अंत में अपने पैंट के बटन लगाने के बाद विद्युत माया को उसके कपड़े पहनाने लगा। माया ने इस बीच अपनी आंखें पूरी तरह मिच रखी थी। जब तक विद्युत ने एक एक करके उसे उसके पूरे कपड़े नहीं पहना दिए, माया ने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली। उसने अपने कपड़े ठीक करने की जिम्मेवारी पूरी तरह से उस इंसान को सौंप दिया था जिसने उसके कपड़े उतारे थे। विद्युत ने माया के कपड़े ठीक करने के बाद ठंडे लहजे में कहा, चलो अपने हाथ धो लो और फ्रेश हो जाओ। खुद को वेल ड्रेस्ड फील करने के बाद माया ने अपनी आंखें खोली। उसका सुंदर चेहरा अब भी सुर्ख लाल था। विद्युत ने माया को नीचे खड़ा किया तो माया बगैर कुछ कहे मासूमियत से अपना सर झुकाकर वॉश बेसिन की ओर चली गई। विद्युत भी कुछ पल रुकने के बाद माया के पीछे जाकर खड़ा हो गया। माया ने जब हैंड वॉश से अपना हाथ क्लीन करने लगी, तब विद्युत ने पीछे से माया को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी चीन माया की शोल्डर पर टिकाकर विद्युत भी माया के कोमल हाथों में अपना हाथ उलझाकर उसी हैंड वॉश से अपना हाथ भी क्लीन करने लगा। माया की जिंदगी में आज उसकी लाइफ का सबसे अनप्रेडिक्टेबल इंसिडेंट हुआ था। अब उसमें विद्युत को किसी भी तरीके से कुछ कहकर प्रवोक करने की हिम्मत नहीं बची थी, इसीलिए उसने विद्युत के उस एक्शन पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। फ्रेश होने के बाद माया और विद्युत जैसे ही रूम में वापस आए, वैसे ही अयांश की आंखें उन दोनों को साथ में वॉशरूम से बाहर आता देखकर सिकुड़ गई। वॉशरूम का दूर नॉक करते वक्त अयांश ने तो बस अस्यूम किया था विद्युत और माया वॉशरूम के अंदर होंगे, मगर उसका असम्पशन अब रियलिटी में बदल चुका था। माया ने खुद के लाल चेहरे पर बड़ी मुश्किल से कामनेस लाने के बाद अयांश की ओर देखा। अयांश के फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर साफ पता चल रहा था वो अभी अभी ही जगह है। अयांश ने माया की नजरें खुद पर पाकर अपनी धीमी क्यूट कोल्ड वॉइस में उससे पूछा, मम्मा आप दोनों एक साथ वॉशरूम में क्या कर रही थी? मैंने जब डोर नॉक किया था तब क्या आप दोनों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? अयांश का सवाल सुनकर माया कोई बहाना बना पाती, उससे पहले ही विद्युत ने अयांश के बगल में काउच पर बैठते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, हम फ्रेश हो रहे थे। विद्युत का जवाब सुनकर अयांश ने उसे डाउटफुली घूरते हुए दोबारा कोल्ड वॉइस में सवाल किया, अगर आप दोनों फ्रेश हो रहे थे तो आप दोनों ने मेरे डोर नॉक का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आप दोनों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दी थी? अयांश के सवाल पर विद्युत ने बिना इमोशन के कहा, नहीं, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। विद्युत का जवाब सुनकर अयांश की सिकुड़ी हुई आंखें सिकुड़कर और ज्यादा छोटी हो गई। अयांश को विद्युत में उलझा हुआ देखकर माया शांति से जाकर अयांश की दूसरी साइड बैठ गई थी। अयांश ने विद्युत को कोल्डली घूरते हुए पूछा, अगर आपने मेरी आवाज सुनी थी तो आपने मुझे कुछ रिप्लाई क्यों नहीं दिया? अयांश का सवाल सुनकर विद्युत ने कोल्ड वॉइस में बोला, मेरा मन नहीं था तुम्हें रिप्लाई करने का, इसीलिए मैंने तुम्हें रिप्लाई नहीं किया। और कोई सवाल? विद्युत का जवाब सुनकर अयांश के आंखों की कोल्डनेस बढ़ गई। आज तक किसी ने उससे विद्युत की तरह डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात नहीं किया था। अयांश विद्युत से आगे कोई बहस करता उससे पहले ही माया ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और प्यार से उसके फॉरहेड पर किस करके कहा, बेबी वॉशरूम में पानी की आवाज हो रही थी ना, शायद इसीलिए हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दी होगी। माया का जवाब सुनने के बाद अयांश का सुपीरियर ईगो थोड़ा सेटिस्फाई हुआ। अयांश ने हल्की मुस्कान के साथ माया की ओर देखा। अयांश जब विद्युत की ओर देखता था तब उसके छोटे से चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन होते थे, मगर माया को देखते ही उसके कोल्ड एक्सप्रेशन मौसम से भी ज्यादा जल्दी से बदलकर सॉफ्ट और जेंटल हो गए। अयांश ने माया के सीने से लगते हुए धीमी आवाज में कहा, मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया। अयांश की बात सुनकर माया ने उसके छोटे छोटे बालों में अपनी कोमल उंगलियां चलाते हुए कहा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया बेबी। माया की बात सुनकर अयांश की हल्की क्यूट स्माइल बड़ी हो गई। अयांश ने टेढ़ी नजरों से विद्युत की ओर देखा। विद्युत अपना फोन स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था। विद्युत को देखते ही अयांश की नर्म आंखें कठोर हो गई। अयांश ने विद्युत को घूरते हुए कहा, मम्मा डैडी बहुत एरोगेंट है, मैं उनके साथ 6 महीने आपके बगैर कैसे रहूंगा? प्लीज मुझे उनके साथ मत भेजिए, वो मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं।
अयांश की बात सुनकर जहां माया के चेहरे पर अडोरेबल स्माइल आ गई, वही विद्युत की आईब्राउज कस गई। विद्युत ने अयांश को कोल्डली घूरकर कहा, जीतने लेटर्स रिस्पेक्ट वर्ड में होते हैं। उतनी तुम्हारी उम्र भी नहीं है। क्या तुम अब भी अपने लिए रिस्पेक्ट शब्द की उम्मीद करते हो? विद्युत की तंज भरी बात सुनकर अयांश ने अपने छोटे छोटे रेड लिप्स पाउट पोजीशन में सिकोड़ लिए। दूसरी तरफ एक घने जंगल के बीचों बीच रात के अंधेरे में किसी जानवर की आकृति तेज गति से उत्तर दिशा में भागी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकृति किसी भेड़िए की हो। भागते भागते जंगल के अंत और एक गुफा के आरंभ पर आकार उस भेड़िए की आकृति एकदम से इंसान में बदल गई। उस इंसान ने फुल रेड आउटफिट पहन रखा था। उसका चेहरा भी ब्लैक मास्क से कवर्ड था। दिखने में उस इंसान की पोशाक ठीक उस इंसान की तरह थी जिसने कुछ दिनों पहले देर रात को माया के रूम में आकर माया पर जानलेवा हमला किया था। कुछ ही पलों में वह रेड मिस्ट्री बॉक्स जैसा इंसान गुफा के अंदर आया। गुफा बाहर से जितना वीरान और पुराना नजर आ रहा था, वह अंदर से उतना ही मॉडर्न और वेल डेकोरेटेड था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुफा ना होकर शीश महल हो। रेड आउटफिट वाले इंसान ने गुफा के सेंटर में थ्रोन पर बैठे इंसान को सर झुकाकर ग्रीट किया और कहा, बॉस, माया आर्य पावर में नहीं आई। नताशा को आर्य फैमिली का नया वारिस बना दिया गया है। रेड आउट वाले इंसान की बात सुनकर बॉस के बगल में खड़ा वजीर कुटिल मुस्कान के साथ बॉस से बोला, मैंने अपनी जिंदगी में कई मूर्ख देखे हैं, मगर वीरेंद्र आर्य इतना मूर्ख इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। बॉस, अब जब माया आर्य पावर में नहीं आई, तो क्यों ना हम आज रात ही आर्य और चौहान फैमिली पर हमला कर दे। अब तो माया आर्य नाम का कवच भी उन लोगों ने खो दिया है। आर्य और चौहान फैमिली को गिराना अब बहुत आसान काम होगा। हम एक रात में ही उन दोनों परिवारों का सफाया क्यों नहीं कर देते। एपिसोड 69, प्लेन टू किल माया। एक घने जंगल के बीचों बीच रात के अंधेरे में किसी जानवर की आकृति तेज गति से उत्तर दिशा में भागी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकृति किसी भेड़िए की हो। भागते भागते जंगल के अंत और एक गुफा के आरंभ पर आकार उस भेड़िए की आकृति एकदम से इंसान में बदल गई। उस इंसान ने फुल रेड आउटफिट पहन रखा था। उसका चेहरा भी ब्लैक मास्क से कवर्ड था। दिखने में उस इंसान की पोशाक ठीक उस इंसान की तरह थी जिसने कुछ दिनों पहले देर रात को माया के रूम में आकर माया पर जानलेवा हमला किया था। कुछ ही पलों में वह रेड मिस्ट्री बॉक्स जैसा इंसान गुफा के अंदर आया। गुफा बाहर से जितना वीरान और पुराना नजर आ रहा था, वह अंदर से उतना ही मॉडर्न और वेल डेकोरेटेड था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुफा ना होकर शीश महल हो। रेड आउटफिट वाले इंसान ने गुफा के सेंटर में थ्रोन पर बैठे इंसान को सर झुकाकर ग्रीट किया और कहा, बॉस, माया आर्य पावर में नहीं आई। नताशा को आर्य फैमिली का नया वारिस बना दिया गया है। रेड आउट वाले इंसान की बात सुनकर बॉस के बगल में खड़ा वजीर कुटिल मुस्कान के साथ बॉस से बोला, मैंने अपनी जिंदगी में कई मूर्ख देखे हैं, मगर वीरेंद्र आर्य इतना मूर्ख इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। बॉस, अब जब माया आर्य पावर में नहीं आई, तो क्यों ना हम आज रात ही आर्य और चौहान फैमिली पर हमला कर दे। अब तो माया आर्य नाम का कवच भी उन लोगों ने खो दिया है। आर्य और चौहान फैमिली को गिराना अब बहुत आसान काम होगा। हम एक रात में ही उन दोनों परिवारों का सफाया क्यों नहीं कर देते। वजीर और रेड आउटफिट वाले इंसान की बात सुनने बाद भी बॉस लंबे समय तक खामोश रहा। इस बीच उसकी उंगली लगातार थ्रोन के हैंडल पर थिरक रही थी, ऐसे जैसे मानो वो कुछ सोच रहा हो। बॉस जिस थ्रोन पर बैठा हुआ था, उस थ्रोन का डिजाइन बहुत ही अजीब और क्रीपी था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई थ्रोन ना होकर जीता जागता भेड़िए हो। बॉस की लंबी खामोशी देखने के बाद वजीर ने दोबारा बॉस के करीब जाकर कहा, बॉस, माया आर्य अभी चुप जरूर है, पर मुझे पूरा विश्वास है वो आगे कुछ ना कुछ जरूर करेगी। आप भी जानते हैं बॉस, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अगर हम आज ही कोई कदम उठाकर आर्य और चौहान फैमिली को गिरा दे, तो माया आर्य के सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और गुस्से में आकर वो कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएगी। बस उसके एक गलत कदम के बाद हमारे लोग उसे भी दबोच लेंगे। वजीर की बात सुनकर लंबी खामोशी के बाद इस बार बॉस के सूखे हुए होठों में हल्की हरकत हुई। उसके होठ ऐसे लग रहे थे जैसे वो वर्षों से ना खुले हो। बॉस ने वजीर की ओर सर्द नजरों से देखा और होठों में हल्की हरकत के साथ कहा, मामूली लोग गुस्सा आने पर या उकसाए जाने पर अपना आपा खो देते हैं, कोई गलत कदम उठा बैठते हैं, पर वो लड़की माया है। माया आर्य स्नेहा चौहान और रुद्र आर्य की बेटी है। वो उसके अंदर अपने माँ बाप से भी ज्यादा जहर और जुनून भरा हुआ है। अगर उसे गुस्सा दिलाओगे तो खुद उसके गुस्से की आग में जलकर राख हो जाओगे। बॉस की बात सुनकर वजीर की आईब्राउज हैरानी के साथ आपस में जुड़ गई।
उसने आज तक अपने बॉस के मुंह से किसी दुश्मन के लिए ऐसे शब्द नहीं सुने थे जो उसका बॉस आज एक 24 साल की फूल सी नाजुक लड़की के लिए बोल रहा था। वजीर ने बॉस की ओर अचंभे से देखा और कहा, बॉस। पर हम। बॉस ने बेहद ही ठंडेपन से वजीर की बात काटते हुए कहा, 2 महीने बाद ड्रीम एम्परर का 100th एनिवर्सरी है। तब तक माया आर्य की हर एक हरकत पर नजर रखो। देखो वो क्या क्या प्लान कर रही है। ड्रीम एम्परर के 100th एनिवर्सरी के दिन हम इस माया आर्य नाम की लड़की का वजूद मिटा देंगे। माया आर्य के अंत के बाद आर्य और चौहान फैमिली में कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। पर आर्य और चौहान फैमिली से पहले माया आर्य को खत्म करना ज्यादा जरूरी है। वो लड़की हमारे बारे में जरूरत से ज्यादा बातें जान चुकी है। उसका जिंदा रहना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। बॉस की बात सुनने के बाद वजीर के हैरान चेहरे पर संतुष्ट एविल स्माइल उभर आई। फर्क नहीं पड़ता था माया आर्य कितनी जुनूनी या पागल इंसान है। मौत किसी से उसका जुनून या स्टेट्स नहीं पूछता है। अगर उसका बॉस माया आर्य को मारने के लिए इतना पैशनेट था तो माया आर्य का मारना तय था। अब तो शायद यमराज खुद भी माया आर्य की आत्मा लेने से मना नहीं करने वाले थे। पर क्या ऐसा सच में था? वजीर ने बॉस के ऑर्डर को साधारण शब्दों में रेड आउटफिट वाले इंसान को समझाने के बाद उसे वहां से वापस भेज दिया। दूसरी तरफ वॉन्ड्सवर्थ प्रिजनर माया विजिटिंग रूम में चेयर से अपनी पीठ टिकाकर एलिजेंटली बैठी हुई। उसके सुंदर चेहरे पर हमेशा की तरह काम और कंपोज एक्सप्रेशंस थे। उसका ऑरा डोमिनेटिंग होने के बावजूद बहुत कूल और वाइब्रेंट वाइब दे रहा था। माया के बगल में लेफ्ट साइड लुकश और प्रिजनर का वार्डन भी खड़ा था। उन दोनों की तिरछी नजरें माया के ऊपर ही टिकी हुई थी। माया ने फ्लो की ओर देखते हुए अपनी बूट्स तीसरी बार जैसे ही फ्लो पर टैप किया वैसे ही विजिटिंग रूम का दूसरा डोर ओपन हुआ। माया डोर ओपन की आवाज सुनकर हल्का मुस्कुराई। उसने आराम से अपना सर उठाकर आवाज की दिशा में देखा तो उसकी नजर रोहित पर गई। माया पर नजर जाते ही रोहित की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई। रोहित माया को कोल्डली घूरते हुए विजिटिंग रूम के अंदर आया। माया जहां रोहित को देखकर आराम से मुस्कुराए जा रही थी वही माया की मुस्कान आज लाइफ में पहली बार रोहित को हद से ज्यादा इरिटेट करके गुस्सा दिला रही थी। माया ने रोहित को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और स्थिरता से मुस्कुराते हुए कहा, जेल के अंदर भी इतने महंगे कैजुअल कपड़े। क्या बात है मिस्टर कश्यप, आपके कनेक्शन तो बकाई बहुत स्ट्रांग है। जेल के अंदर इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट। आज कुछ नया देख लिया मैंने। माया की बात सुनकर लुकश ने भी एक नज़र रोहित के आउटफिट पर डाली। रोहित की आउटफिट वाकई बहुत महंगे और कंफर्टेबल थे। जेल में रहने बावजूद रोहित ने जेल के कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे। हालांकि लुकश को रोहित के कपड़ों को देखकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। रोहित बहुत बड़ा माफिया होने के साथ ही बहुत ज्यादा अमीर इंसान था। इलीगल पैसों का रोहित ने एक तरीके से पेड़ सा लगा रखा था। उसके कनेक्शन भी ऑब्वियसली बहुत हाई प्रोफाइल लोगों और पॉलिटिशियंस से थे। उसके लिए जेल के अंदर रहना भी 7 स्टार होटल में रहने जैसा था। जेल के अंदर रोहित को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं सुपीरियर ट्रीटमेंट दी जाती थी। रोहित जैसे पावरफुल और डेंजरस स्टेटस वाले इंसानों के लिए जेल के अंदर जाना ठीक पिकनिक पर जाने जैसा था। माया की बात सुनकर रोहित का रहा सहा सब्र भी खत्म हो गया। माया की मुस्कान रोहित को ऐसी लग रही थी जैसे माया उसका मजाक उड़ा रही हो। रोहित ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए दांत किटकिटाकर माया से कहा, माया, तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो? तुमने मुझे, अपने बड़े भाई को जेल में डलवा दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम जेल में रहने का मतलब जानती भी हो? तुम्हें अंदाजा भी है जेल में आने के बाद मेरी मार्केट वैल्यू कितनी घट जाएगी? आज से 15 साल बाद जब मैं बाहर निकलूंगा तब कोई भी मुझसे नहीं डरेगा। आज से 15 साल बाद माफिया से मेमने जैसी मेरी रेप्यूटेशन हो जाएगी। माया को देखने भर से रोहित का खून खौल रहा था। उसकी आंखें भी धीरे धीरे गुस्से से लाल होने लगी थी। अंडरवर्ल्ड एक ऐसी जगह थी जहां पावर को डर, पागलपन और जुनून से हासिल किया जाता था। जो जितना जुनूनी होगा, जो जितना बड़ा पागल होगा, जिससे दुनिया जितना ज्यादा डरेगी, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। रोहित ने लोगों के अंदर अपना डर कायम करने के लिए कई साल लगाए थे। माफिया टाइटल हासिल करने के लिए उसने बहुत मेहनत किया था। लोगों के अंदर उसका डर उसे सुकून और संतुष्टि देती थी। मगर माया ने सब कुछ एक झटके से खत्म कर दिया। उसने एक झटके में रोहित का बना बनाया स्टेटस उससे छीन लिया था। अगर शायद माया उसकी छोटी बहन ना होती तो रोहित पक्का अब तक उसे जान से मरवा चुका था। जेल के अंदर से भी बाहर किसी को मरवाना रोहित के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर दुर्भाग्य से उसे बर्बाद करने वाली लड़की उसकी ही छोटी जिद्दी बहन थी। रोहित की आग उगलती आंखें देखने के बाद माया गुस्सा होने के बजाय गहराई से मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे रोहित का गुस्सा और इरिटेशन उसे अच्छा लगा हो, उसे सुकून दे रहा हो।
माया आराम से टेबल पर अपनी डेलिकेट उंगलियां टैप करते हुए शांत लहजे में बोली, मिस्टर कश्यप, मैंने आपको पहले ही वॉर्न किया था। मैंने आपको पहले भी चेताया था। मेरे सामने दोबारा मत आइएगा। मगर आप मेरी वार्निंग के बाद भी मेरे सामने आए। मेरे चेताने के बाद भी आपको डेयरिंग बनना था। तो अब झेलिए अपने डरे का कंक्लूजन। माया की बात सुनकर पहले तो रोहित की आईब्राउज कंफ्यूजन के साथ आपस में जुड़ गई। मगर रोहित को जैसे ही माया की 2 दिन पहले कही हुई बात याद आई, वैसे रोहित का कंफ्यूजन से भरा चेहरा हैरत से भर गया। हाँ, माया ने रोहित को 2 दिन पहले कहा था, अगर वो दोबारा उसके सामने आया तो वो उसे बर्बाद कर देगी। मगर रोहित ने माया के बातों को उस समय सीरियसली नहीं लिया था। रोहित को उस वक्त लगा था, माया वैसे ही ड्रग के नशे में कुछ भी बोल रही है। मगर आज रोहित को समझ आ रहा था, माया का दिमाग ड्रग के नशे में भी उतना ही प्रॉपरली काम करता है जितना नॉर्मली करता है। रोहित अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कोल्ड वॉयस में बोला, माया, तुम कब तक मुझे उस गलती की सजा देती रहोगी जो मैंने कभी किया ही नहीं है। मैं उस वक्त बच्चा था माया, मात्र 8 साल का था मैं। तुम आज भी उस हादसे के लिए मुझे ब्लेम करती हो। तुमने उसी हादसे की वजह से मुझे आज भी जेल में डलवाया है ना। रोहित की बात सुनकर माया के चेहरे के काम भाव एकदम से कठोर हो गए। मगर उसने रोहित से उस टॉपिक पर कुछ नहीं कहा जिस पर रोहित एक्चुअल डिस्कशन करना चाहता था। माया ने बिना इमोशन के अपनी नाक खुजलाते हुए लुकश की ओर देखा तो लुकश माया के नजरों का इशारा समझने के बाद तुरंत विजिटिंग रूम से बाहर चला गया। माया ने दोबारा अपन रुख रोहित की ओर करके स्थिर स्वर में कहा, मिस्टर कश्यप, अगर मुझे सच में आपको उस हादसे के लिए पनिश करना होता तो आज आप मेरे सामने जिंदा खड़े नहीं होते। माया की बात सुनकर रोहित कुछ बोलता या रिएक्ट करता उससे पहले ही लुकश विजिटिंग रूम में वापस आया। इस बार लुकश अपने साथ जिस इंसान को लेकर आया था उसे देखकर रोहित शॉक हो गया। माया रोहित का रिएक्ट देखने के बाद आराम से अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई। फिर माया ने अपना ओवरकोट चेयर के बैक रेस्ट से उठाया और शांत लहजे में कहा, मिस्टर कश्यप, इससे लोगों के अंदर आपका डर बढ़ जाएगा और अंडरवर्ल्ड में आपकी रेप्यूटेशन भी बूस्ट होगी। पर इसके बदले आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। माया की बात सुनकर रोहित अपने शौक से बाहर आया और वो माया को डाउटफुली देखने लगा। एपिसोड 70, साइको माया। रोहित अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कोल्ड वॉयस में बोला, माया, तुम कब तक मुझे उस गलती की सजा देती रहोगी जो मैंने कभी किया ही नहीं है। मैं उस वक्त बच्चा था माया, मात्र 8 साल का था मैं। तुम आज भी उस हादसे के लिए मुझे ब्लेम करती हो। तुमने उसी हादसे की वजह से मुझे आज भी जेल में डलवाया है ना। रोहित की बात सुनकर माया के चेहरे के काम भाव एकदम से कठोर हो गए। मगर उसने रोहित से उस टॉपिक पर कुछ नहीं कहा जिस पर रोहित एक्चुअल डिस्कशन करना चाहता था। माया ने बिना इमोशन के अपनी नाक खुजलाते हुए लुकश की ओर देखा तो लुकश माया के नजरों का इशारा समझने के बाद तुरंत विजिटिंग रूम से बाहर चला गया। माया ने दोबारा अपन रुख रोहित की ओर करके स्थिर स्वर में कहा, मिस्टर कश्यप, अगर मुझे सच में आपको उस हादसे के लिए पनिश करना होता तो आज आप मेरे सामने जिंदा खड़े नहीं होते। माया की बात सुनकर रोहित कुछ बोलता या रिएक्ट करता उससे पहले ही लुकश विजिटिंग रूम में वापस आया। इस बार लुकश अपने साथ जिस इंसान को लेकर आया था उसे देखकर रोहित शॉक हो गया। माया रोहित का रिएक्ट देखने के बाद आराम से अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई। फिर माया ने अपना ओवरकोट चेयर के बैक रेस्ट से उठाया और शांत लहजे में कहा, मिस्टर कश्यप, इससे लोगों के अंदर आपका डर बढ़ जाएगा और अंडरवर्ल्ड में आपकी रेप्यूटेशन भी बूस्ट होगी। पर इसके बदले आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। माया की बात सुनकर रोहित अपने शौक से बाहर आया और वो माया को डाउटफुली देखने लगा। माया ने रोहित की सवालिया नजरें भांपकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे गुलाम बन जाए, आपको फ्यूचर में और भी फायदे हो सकते हैं। माया की बात सुनकर रोहित की आंखें सिकुड़ गई, पर उसने माया के सवाल का जल्दी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ बोलने से पहले रोहित ने दोबारा लुकश के साथ आए हुए इंसान की तरफ देखा। वो इंसान बिल्कुल रोहित की तरह दिखता था। एक तरीके से उस इंसान को रोहित का फेस डबल कहना गलत नहीं होगा। रोहित ने अपने जैसे दिखने वाले उस इंसान को हर तरफ थे। वो इंसान हर एंगल से रोहित की तरह दिख रहा था। उसका चेहरा ही नहीं बल्कि उसका चाल ढाल भी बिल्कुल रोहित की तरह था। रोहित को माया से उस इंसान के बारे में पूछने की जरूरत नहीं थी। रोहित उस इंसान के आने का मतलब कहीं ना कहीं समझ चुका था। रोहित के हिसाब से माया उसकी जगह पर उसके जैसे दिखने वाले इंसान को जेल में डलवा कर उसको जेल से बाहर निकलवाना चाहती थी। भले ही जेल के अंदर सुपीरियर ट्रीटमेंट पाना पैसे वाले पावरफुल लोगों के लिए इजी काम था, पर क्या दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को इस तरीके से जेल से बाहर निकालना आसान काम था? क्या माया इतना बड़ा क्राइम सबकी नजरों से छुपाकर इतनी स्मूथली करने के लिए केपेबल थी? ऐसे ही अनगिनत सवाल रोहित के दिमाग में उठ रहे थे। रोहित के सवाल और डाउट्स जायज भी थे,
दुनिया का हर एक क्राइम करने की क्षमता रोहित के अंदर थी। उसने बहुत बड़ा बड़ा क्राइम किया भी था, मगर जेल के अंदर से ऐसे किसी डेंजरस क्रिमिनल को बाहर निकलवाने जैसा क्राइम करने की ताकत और हिम्मत उसके अंदर क्या, उसके पूरे माफिया सर्कल में भी किसी के अंदर नहीं थी। माया जो करने का सोच रही थी वो अनबिलीवेबल काम था। अगर ऐसा किसी मामूली क्रिमिनल के साथ किया जाना होता तो इस पर विश्वास भी किया जा सकता था, मगर रोहित कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था। दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों की पुलिस रोहित कश्यप को पकड़ना चाहती थी। रोहित खुले तौर पर 50 देशों के हिट लिस्ट में था। इस वक्त भी रोहित जिस जेल में था वो लंदन का सबसे बड़ा जेल था। उसके अंदर ऐसा कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। रोहित ने प्रिजनर वार्डन की ओर एक नज़र देखने के बाद माया की ओर देखा, जो वहां से जाने की तैयारी कर रही थी। रोहित ने कुछ क्षण की खामोशी के बाद माया से पूछा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो माया? क्या तुम्हारी कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा है? रोहित के सवाल पर माया के पतले कोमल लिप्स हल्के मुड़े, मगर माया इस बार मुस्कुराई नहीं। उसने रोहित की ओर शांत नजरों देखा और कहा, मेरी कैपेबिलिटीज मिस्टर कश्यप, मी एंड माई कैपेबिलिटीज आर अनटचेबल, यू नो समथिंग लाइक सुप्रीम। दैट इज एग्जैक्टली मी एंड माई कैपेबिलिटीज। अगर मैं आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कैपेबल ना नहीं होती तो आज आप इस जेल में नहीं होते। माया की आखिरी बात पहले तो रोहित को समझ में नहीं आई, मगर जब रोहित ने दोबारा माया के बातों के बारे में सोचा और जब उसे माया के बातों का गहरा मतलब समझ आया, तब उसका हल्का शांत हुआ चेहरा दोबारा गुस्से से भर गया। रोहित ने गुस्से से तिल मिलाकर दांत किटकिटाते हुए कहा, माया, तुमने सब कुछ जानबूझकर किया था। तुमने जानबूझकर मुझे जेल में डलवाया ताकि मैं ऐसी कंडीशन में फंसूं और तुम मेरी कमजोर कंडीशन का फायदा उठाकर मुझे अपना गुलाम बना सको। तुम सच में साइको को हो माया। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हें तो मुझे बचपन में ही गटर में ले जाकर फेंक देना चाहिए था। रोहित की आखिरी बात सुनकर माया का सुंदर चेहरा कठोर हो गया। माया ने अपनी आईब्राउज कसकर रोहित को कोल्डली घूरते हुए पूछा, गट्टा में क्या बचपन में आपके दिमाग में मुझे लेकर ऐसे ही ख्याल आते थे मिस्टर कश्यप? माया का सवाल सुनकर रोहित ने रूखेपन से कहा, बिल्कुल। जब तुम रोती थी तब तो कभी कभी मेरा मन करता था तुम्हें उठाकर भेड़िया को खुला दूं और सिर्फ प्रथम को अपने पास रखूं। वो तुम्हारी तरह रोंदू और साइको नहीं था। अपनी बॉस के लिए दोबारा साइको शब्द सुनकर ना चाहते हुए भी इस बार लुकश का चेहरा अप्रूवल से भर गया। एक तरीके से उसकी सूझे सी स्वीट दिखने वाली बॉस एक्चुअल में साइको ही थी। माया को दूसरों से हेल्प लेना पसंद नहीं था। अगर उसे किसी दूसरे से हेल्प लेने की जरूरत भी पड़ती थी तब वो दूसरों से हेल्प मांगती नहीं थी, छीन लेती थी। माया कुछ ना कुछ करके उस इंसान को अपना गुलाम बना लेती थी जिससे उसे हेल्प चाहिए होती थी। माया की अजीब डिक्शनरी में गुलाम उन लोगों को कहा जाता था जिनके ऊपर किसी का एहसान हो। रोहित को जेल से निकालकर माया रोहित पर एहसान कर रही थी, इसीलिए आज के बाद से रोहित माया का गुलाम था। रोहित ने अपने फ्रस्ट्रेशन को दरकिनार करके दोबारा माया के ऑफर के बारे में सोचा। माया का ऑफर बेसिकली रोहित के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद थी। अगर जेल में जाकर 15 साल के सजा का फरमान होने के बावजूद भी रोहित दूसरे दिन ही लंदन के सबसे बड़े जेल से बाहर निकल जाता तो अंडरवर्ल्ड में उसका डर और रेप्यूटेशन दोनों बढ़ जाता। उसकी एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी बन जाती और लोग उसके बारे में क्यूरियस होते, जिससे उसका वर्चस्व और पावर दोनों बढ़ता। रोहित को गहरे सोच में डूबा हुआ देखकर माया बोरियत से हल्का हंसकर बोली, ठीक है फिर, अगर आपको मेरा ऑफर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, रहिए यही और सरिए जेल में। माया की बात सुनकर रोहित अपने सोच से बाहर आया। रोहित ने जब देखा माया वहां से जा रही है तब उसने जल्दी से आगे बढ़कर माया को रोकते हुए कहा, रुको, मुझे तुम्हारा ऑफर पसंद है। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए राजी हूँ। बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? रोहित का सवाल सुनकर माया के सुंदर चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान उभर आई, मगर कुछ बोलने से पहले माया ने प्रिजनर वार्डन की ओर देखा। माया के आंखों का इशारा समझकर वार्डन विजिटिंग रूम से बाहर चला गया। वार्डन के जाने के बाद माया ने अपने फोन में कुछ टाइप करके रोहित की ओर कर दिया। माया का बिहेवियर पहले तो रोहित को थोड़ा अजीब लगा, मगर रोहित ने जैसे ही माया के फोन में लिखा हुआ मैसेज पढ़ा वैसे ही उसके हैंडसम चेहरे पर हैरत और अविश्वास ने जगह बना लिया। रोहित ने दोबारा अपने मन माया के उन बातों को दोहराया जो माया ने मैसेज के थ्रू उसे बताया था, ददा पर नजर रखिए, देखिए वो कब क्या करते हैं। ददा पर नजर रखना एक तरीके से पूरे अंडरवर्ल्ड पर नजर रखने जैसा था। रोहित ने हैरानी से माया से पूछा, माया, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें द माया ने रोहित की बात बीच में काटते हुए गंभीर लहजे में कहा, नहीं मिस्टर कश्यप, दीवारों के भी कान होते हैं।
आप सिर्फ हाँ या ना में मेरे सवाल का जवाब दीजिए। माया की बात सुनकर रोहित चुप हो गया। दीवारों के भी कान होते हैं। इस चीज में उसका विश्वास बहुत गहरा था। दीवारों के सच में कान होते थे। रोहित लंबी खामोशी के बाद एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूं। बदले में तुम्हें भी मुझे आज के बाद बड़े भाई कह के बुलाना होगा। बड़े भाई, माया ने हल्की तिरस्कार भरी हंसी के साथ विजिटिंग रूम से बाहर जाते हुए कहा, भूल जाए मिस्टर कश्यप, मैं आपके जैसे डरपोक इंसान को बड़े भाई कभी नहीं बोलूंगी। माया की बात सुनकर रोहित की आंखें उदासी और निराशा से भर गई। साथ ही उसने अपने दोनों मुट्ठियां भी कस ली। माया वॉन्ड्सवर्थ प्रिजनर से जब विला वापस आई, तब उसने देखा रीबा और सुमित लिविंग एरिया में बैठे आपस में कुछ खुसुर फुसुर कर रहे हैं। माया को देखते ही रीबा और सुमित चुप हो गए। माया ने भी उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। माया अपना ओवरकोट उतारते हुए सीधे अपने मास्टर बेडरूम की ओर बढ़ गई। माया अकेले विला वापस आई थी। लुकश किसी काम की वजह से बाहर ही रुक गया था, इसीलिए सुमित और रीबा को जेल में क्या क्या हुआ था वो बताने वाला कोई स्टोरी टेलर नहीं बचा था। रीबा ने लंबी खामोशी के बाद सुमित से कहा, तुम मैडम से तो खुलकर बात कर ही लेते हो, तुम ही जाओ मैडम से पूछ लेना प्रिजनर में क्या क्या हुआ था। रोहित सर बाहर आए या नहीं? रीबा की बात सुनकर सुमित ने सहम कर अपना कंधा नीचे गिराते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं मैडम से उनकी फैमिली से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर बात नहीं करूंगा। मुझे अपनी जीभ बहुत ज्यादा प्यारी है। सुमित और रीबा आपस में माया से बात करने के लिए बहस कर ही रहे थे। इसी बीच माया फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आ गई। माया को देखकर सुमित और रीबा दोबारा किसी डरपोक बच्चे की तरह चुप हो गए। माया ने उन दोनों को कुछ पल गौर से देखा, फिर उसने उन दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों को कोई दिक्कत है? माया का सवाल सुनकर सुमित और रीबा ने एक साथ अपना सर नामे हिलाकर कहा, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत है, आप जाए डिनर कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों का जवाब सुनकर माया ने उन दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों ने डिनर कर लिया? नहीं। रीबा का जवाब सुनकर माया डाइनिंग एरिया की जाते हुए बोली, चलो फिर तुम दोनों भी आ जाओ, इकट्ठे डिनर करते हैं। वैसे भी आज रात लुकश वापस नहीं आएगा। माया की बात मानकर सुमित और रीबा उसके पीछे चल दिए। डिनर कंप्लीट होने के बाद सुमित और रीबा को लगा माया उन दोनों को स्टडी रूम में ड्रीम एम्परर के बारे में बात करने के लिए बुलाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिनर फिनिश करने के बाद माया शांत चेहरे के साथ अपने बेडरूम में वापस आई और फिर वो आराम से सो गई। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे और पलकें झपकते ही एक महीना निकल गया। माया इस बीच सिर्फ खा और सो रही थी। माया की अजीब और केयरलेस हरकतें देखकर सुमित और रीबा असमंजस में पड़ गए थे। बाहर नताशा धीरे धीरे पूरे आर्य फैमिली पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी, मगर उसकी बॉस सिर्फ खा और सो रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसे रीबा और सुमित दोनों ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे।